हाय गाइस, वेलकम टू लर्न फॉर एग्जाम। गाइस, आज के सेशन के अंदर हम क्वांट का अरिथमेटिक का कंप्लीट रिवीजन करेंगे। जितने भी टॉपिक्स आते हैं जिस भी एग्जाम में, कैट, एनमैट, स्नैप, आईएफटी, सीमैट, आज आपका सारा कवर हो जाएगा। हमारे जितने टॉपिक्स आते हैं हमारे पूरा अरिथमेटिक का कंप्लीट रिवीजन। गाइस, टू मेक दिस एमबीए जर्नी इजी एंड प्रोडक्टिव, मेक श्योर यू डाउनलोड आवर ऐप। ठीक है, हमारा ऐप iOS पे भी है, एंड्रॉइड पे भी है। आपको हमारी ऐप पे काफी फ्री क्लासेस मिल जाएंगे। ठीक है, तो मेक श्योर आप डाउनलोड कर लें हमारा ऐप। सो गाइज, हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे आज, हम करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेजेस, एवरेजेस, एलिगेशन एंड मिक्सचर, टाइम एंड वर्क, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम स्पीड डिस्टेंस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो गाइज, हम ये सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ना सिर्फ ये सिर्फ टॉपिक डिस्कस करेंगे, बल्कि इनके जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी है, लेवल 1, 2, 3, हम वो सब भी आज डिस्कस करेंगे। सो मेक श्योर यू गाइज आप वीडियो को एंड तक देखें ताकि आज आपका पूरा कंप्लीट हो जाए हमारा सिलेबस। गाइज, हमारा पहला टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, प्रॉफिट, लॉस एंड डिस्काउंट। तो प्रॉफिट, लॉस एंड डिस्काउंट ये ऑलमोस्ट सारे एग्जाम्स में आता है। ठीक है, आपका कैट, एनमैट, इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन टॉपिक इन अरिथमेटिक जो आपका आता ही आता है। तो इसलिए आज हम स्टार्ट इसी टॉपिक से करेंगे। सो बेसिकली प्रॉफिट एंड लॉस में क्या कहते हैं, आपको थोड़े फॉर्मूलेज होते हैं जो आपको याद रखने पड़ते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद की पहली चीज होती क्या है कि जो हमें पहली चीज होती है हमारी प्रॉफिट एंड लॉस में, कॉस्ट प्राइस। सो कॉस्ट प्राइस क्या होता है? वो प्राइस जिस पे हम प्रोडक्ट को खरीदते हैं। ठीक है, जिस पे हमने प्रोडक्ट खरीदा होता है। सेलिंग प्राइस क्या होता है हमारा? जब वो प्राइस जिस पे हम प्रोडक्ट को बेचते हैं। सो कॉमन सेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस को करने का जो तरीका है, फील की सबसे इजी तरीका है, आप उसको रियल लाइफ से कंपेयर करा करो। ठीक है, कि आपका अगर सेलिंग प्राइस सीपी से ज्यादा है तो आपका क्या होगा? प्रॉफिट होगा। अगर आपने खरीदा महंगे में था, बेचा सस्ते में है, तो आपका क्या होगा? लॉस होगा। ठीक है, तो आपको एब्सोल्यूट टर्म्स में प्रॉफिट एंड लॉस पता चल गया। सो आप इसका प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट भी निकाल सकते हो। गाइस, जस्ट रिमेंबर वन थिंग इन प्रॉफिट एंड लॉस, कि जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है वो हमेशा आपका कॉस्ट प्राइस पे होता है। वो किस पे होता है? हमेशा आपका कॉस्ट प्राइस पे होता है, जिस पे आपने खरीदा होता है। आपका प्रॉफिट भी उसी पे होगा, लॉस भी उसी पे होगा। ठीक है, एक और चीज होती है, जब आपका ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? आपका रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। ठीक है, आपने ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है? मान लो आपने जितने का आपने बेच के आपके पास जितना पैसा आया वो आपका रेवेन्यू है। उसको बनाने में जितना लगा था वो आपके एक्सपेंस है। तो रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस क्या होगा? हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। देन अनदर टर्म दैट इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन प्रॉफिट एंड लॉस इज मार्क प्राइस। ठीक है, मार्क प्राइस क्या होता है? एमआरपी। सो बेसिकली अगेन आप इसको रियल लाइफ में कंपेयर करो कि जैसे अगर हम जब जाते हैं, मार्केट जाते हैं और लेट से हमने मैगी का पैकेट खरीदा, उस पर प्रिंट है 12 रुपए, तो वो क्या होगा? उसका मार्क प्राइस। ठीक है, अगर उस पर डिस्काउंट चल रहा था, वो हमें 10 रुपए की पड़ी, तो ठीक है, अब 10 रुपए क्या हो गया? मेरा कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब मैं इसको जितने की आगे बेचूंगा वो क्या हो जाएगा? मेरा सेलिंग प्राइस। ठीक है, सो डिस्काउंट क्या होता है? डिस्काउंट आपका हमेशा मार्क प्राइस पे होता है। जो मैंने पहले बताया था, प्रॉफिट या लॉस होता है वो आपका कॉस्ट प्राइस पे होता है, डिस्काउंट हमेशा आपका मार्क प्राइस पे होता है। ठीक है, तो आप जितने का भी डिस्काउंट दोगे, ठीक है, अब बेसिकली अगर आपने 20% का डिस्काउंट दिया तो आपका आप कितनी वैल्यू बन जाएगी? 100 माइनस 20, 80% बन जाएगा। जो आपका ओरिजिनल मार्क प्राइस था उसका 80% पर आप उसको बेच रहे हो। ठीक है, सो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट बाय सीपी इंटू में 100। ठीक है, लॉस का क्या होता है? लॉस बाय सीपी इंटू में 100। डिस्काउंट क्या होता है? डिस्काउंट बाय एमपी। तो मैंने जैसे बोला था, प्रॉफिट और लॉस आपका सीपी पे होता है, डिस्काउंट आपका एमपी पे होता है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चंस। हम देखते हैं क्वेश्चंस करने कैसे है। सो हमारा क्वेश्चन है, एक आर्टिकल जो है वो मैंने 10% डिस्काउंट पे बेचा ऑन मार्क प्राइस, एंड उसके बाद मुझे प्रॉफिट 70 रुपीज का हुआ है। तो सीपी बताओ कितना है? ठीक है, सो हमारा बेसिकली मार्क प्राइस को अगर मैं एक्स मान लूं तो मेरा डिस्काउंट कितना है? डिस्काउंट है मेरा 10% ऑफ एक्स। ठीक है, क्योंकि हमारा मैंने अभी बताया था डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे होता है। ठीक है, सो हमारा क्या कहते हैं, एसपी कितना हो गया? सेलिंग प्राइस होता है मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। सो ये हो गया बेसिकली 90/100 ऑफ एक्स। ठीक है, ये हमारा 90/100 ऑफ एक्स आ गया। ठीक है, प्रॉफिट हमें दे रखा है 70 रुपीज। ठीक है गाइज, हमें प्रॉफिट परसेंटेज में नहीं दे रखा, सो ये क्वेश्चन हम सीपी निकाल ही नहीं सकते। जब तक हमें प्रॉफिट परसेंट ही नहीं पता कितना हुआ है तो हम सीपी निकाल ही नहीं सकते। सो इसका आंसर क्या होगा आपका? कैन नॉट बी डिटरमाइंड, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि प्रॉफिट है कितना परसेंटेज की टर्म्स में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। राहुल परचेज एन आईफोन फॉर ₹60,000। गाइज, मैंने तो क्वेश्चंस लिए हैं ना आज, वो मैंने एक मिक्स बैच लिया है। ठीक है, इजी, मीडियम, डिफिकल्ट, वो सारे लिए हैं हर टॉपिक पे। ठीक है, so Rahul purchased an iPhone for 60,000. If Rahul wants to make a profit of 2/5 of the selling price,
गाइस अनटिल एंड अनलेस इट इज मेंशन स्पेसिफिकली कि आपका प्रॉफिट आपका सेलिंग प्राइस पे होगा, आप उसको कॉस्ट प्राइस पे मानोगे। तो कभी अगर क्वेश्चन में दे दिया कि प्रॉफिट सेलिंग प्राइस पे है तो आप उसको फिर सेलिंग प्राइस पे लेके ही चलोगे, ठीक है, वरना आपका प्रॉफिट हमेशा जैसे कॉस्ट प्राइस पे ही होता है। तो एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल इट? सो बेसिकली एसपी अगर उसका, क्योंकि हमें 2/5 का हुआ है गाइस, कितने का प्रॉफिट हुआ हमें 2/5 का हुआ है, सो सेलिंग प्राइस को क्या मान लूंगा मैं 5x मान लेता हूं ताकि मेरे को प्रॉफिट निकालने में आसानी हो जाए। तो प्रॉफिट क्या है मेरा, प्रॉफिट हो गया मेरा 2x। सर 2x कैसे आया आपका, 2/5 ऑफ 5x, ठीक है, तो ये कितना हो गया मेरा प्रॉफिट 2x। सीपी क्या होता है हमारा, सीपी होता है एसपी माइनस प्रॉफिट, तो ये कितना हो गया 5x माइनस 2x, तो सीपी कितना आ गया 3x, और सीपी गिवन कितने का है 60,000, सो 3x इक्वल्स टू 60,000, सो x क्या आ गया आपका बेसिकली 20,000। सो सेलिंग प्राइस कितना हो गया ये 5 इंटू में 20,000, सो आंसर क्या आ गया हमारा 1 लाख। आंसर क्या आ गया हमारा 1 लाख, ठीक है, हमारा आंसर क्या है 1 लाख। सो बेसिकली मैंने पहले एसपी को 5x लिया, प्रॉफिट को 2x लिया, इससे मेरा सीपी आ गया, सीपी आ गया, सो हमारा एसपी आ गया उसके बाद, ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। मोनी परचेजेस रेफ्रिजरेटर्स इन बल्क एट 25,000, हाउएवर द मार्क प्राइस एट मोनी सेल्स शोरूम इज 27,500, ऑन द मार्क प्राइस मोनी ऑफर्स नो डिस्काउंट। जो ये वाला मार्क प्राइस है 27,500, इस पर कोई डिस्काउंट नहीं है। If Moni raises its mark price by 20% and offers a discount of 20% on each refrigerator increase mark price, then what will be the percentage change in SP? So guys मैंने पूरा पढ़ लिया क्वेश्चन, ठीक है, अब मेरे को समझ आ गया करना क्या है, तो अब मैं स्टेप बाय स्टेप एक बार दोबारा पढ़ूंगा फुल स्टॉप से फुल स्टॉप, ठीक है। अब मोनी परचेज करता है रेफ्रिजरेटर, तो उसका सीपी क्या है 25,000, सीपी क्या है 25,000, मार्क प्राइस कितना है उसका 27,500, ठीक है। न्यू मार्क प्राइस कितना है, न्यू एमपी कितना हो गया उसका, कितना बढ़ा है उसने मार्क प्राइस इंक्रीज बाय 20%, सो 27,500। अब कोई भी चीज 20% से बढ़ती है उसको मैं 120/100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि देयर आर 2 वेज, या तो पहले मैं 20% निकालूं फिर इसमें ऐड करूं, तो सीधा ही मैंने 120% निकाल दिया। सो ये आ गया मेरा 33,000 आ गया, ठीक है, 33,000 मेरा न्यू एमपी आ गया। अब इस पे डिस्काउंट कितना दिया है मैंने 20%, ठीक है, सो मेरा न्यू एसपी कितना हो गया, ठीक है, मोनी परचेज। अब न्यू हमारा क्या कहते हैं व्हाट विल बी दी परसेंटेज चेंज, ठीक है, तो हमारा न्यू एसपी कितना हो गया, पहले क्वेश्चन में जो हमारा एमपी था वही हमारा एसपी भी था, क्योंकि वो सिंस ही वाज ऑफरिंग नो डिस्काउंट, तो हमारा एमपी भी 27,500 था, एसपी भी 27,500 था। न्यू एसपी कितना है 33,000 का 20% डिस्काउंट है, तो मैंने 80% निकाल दिया, ठीक है, वरना एक तरीका ये था पहले इसका 20% निकाल के इसी एमपी में से माइनस करो, बट इजियर वे क्या है 20% डिस्काउंट है ना, तो आप सीधा 80% निकाल दो, तो दिस कम्स अस 26,400, ठीक है। तो हमारा एसपी क्या है, और एग्जिस्टिंग एसपी क्या था मेरा 27,500, न्यू एसपी क्या है 26,400। अब पूछा है व्हाट विल बी द परसेंटेज चेंज इन एसपी, ठीक है, व्हाट विल बी द परसेंटेज चेंज इन एसपी, वो कितना हो गया 27,500 माइनस 26,400 अपॉन 27,500, तो ये कितना आया मेरा 1100/27,500, सिंस परसेंटेज टर्म्स में निकालना है तो इनटू 100, ठीक है, सॉरी ये 1100 है, ठीक है, 11,000 नहीं 1100 है। सो मैंने इसको कट करा और जब इसको सॉल्व करा तो ये आ जाता है मेरा 4%, तो आंसर क्या हुआ मेरा सी ऑप्शन, आंसर क्या हुआ गाइज मेरा सी ऑप्शन, ठीक है। सो ये थोड़ा लेवल और ऊपर था। गाइज क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, ये जो हमारा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन थोड़ा एक ऊपर लेवल का है, क्योंकि इसमें ना आपको सोचना है, ठीक है, करने से ज्यादा आपको सोचना है, ठीक है। इसमें मैं एक कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा डिस्काउंट वाला कि आप डिस्काउंट परसेंटेज कैसे निकाल सकते हो, ठीक है। तो एक शॉप है जो डिस्काउंट ले रहे हैं, जहां पर पहली लेयर है, जैसे आप भी शॉपिंग करने जाते हो तो होता है ना कि अगर आप 1 खरीदोगे तो 2 फ्री, 2 खरीदे तो 3 फ्री, 3 खरीदे तो 4 फ्री, ऐसे ये इनफाइनाइट लेयर और सेम पैटर्न चल रहा है। मतलब अगला पैटर्न क्या होगा आपका 4 खरीदोगे 5 फ्री, ठीक है।
सो बेसिकली अब पूछा क्या कि इसमें से कितनी डिस्काउंट लेयर में, ये इनफाइनाइट लेयर्स चल रही हैं, कहां पर डिस्काउंट परसेंटेज 50% से ज्यादा है। ठीक है, सो पहले हम देखते हैं कि 50% डिस्काउंट हम निकाल कैसे सकते हैं। ठीक है, या डिस्काउंट निकालते कैसे हैं। तो इस पर अगर डिस्काउंट देखेंगे तो हम कैसे निकालेंगे। सो गाइस द इजीएस्ट वे टू कैलकुलेट डिस्काउंट कि बाय 1 गेट 2 फ्री, सर इसमें डिस्काउंट हुआ कितना है। सो आप मान लिया करो आपका एक प्रोडक्ट 100 रुपए का था। ठीक है, तो 3 प्रोडक्ट कितने के हो गए, 300 के। तो बेसिकली 300 का माल आपको 100 रुपए में मिला, तो डिस्काउंट कितना हो गया, 300 का माल 100 में मिल रहा है, तो 300 माइनस 100 अपॉन 300 इंटू में 100। ठीक है, सो बेसिकली ये हो कितना गया आपका 200 बाई 300 इंटू में 100। ठीक है, तो 20 से 20 2/3 कितना होता है आपका 66.66%। तो आपको इसमें डिस्काउंट कितना हुआ है 66.66%। पहले वाले में कितना है 66.66%। सो बेसिकली इसमें ये डिस्काउंट है, उन्होंने पूछा था 50% से ज्यादा होना चाहिए, इसमें तो है। इसमें कितना होगा, इसमें आपको एक्चुअली में 500 का माल कितने का पड़ा आपको 200 रुपए का। तो कितना डिस्काउंट हुआ है आपको 300 रुपए का डिस्काउंट हुआ है, किस पे 500 रुपए पे इंटू में 100। तो ये कितना हो गया 60%। ठीक है, इस पे 60% हो गया, इस पे 66.66 था। तो गाइज आप देखेंगे हर बारी जितने मैं ले रहा हूं उससे ज्यादा मुझे फ्री मिल रहे हैं। ठीक है, 50% डिस्काउंट कब होता है, जब आपको 3 के साथ 3 फ्री मिलते हैं। ठीक है, तो उस केस में क्या होता, अगर ये 3 के साथ लेट से 4 ना होके ये 3 होता, सो आपको 600 का माल 300 में मिलता। सो आधे रेट पे मिल रहा, तो ये 50% होता। बट यहाँ तो 4 फ्री मिल रहे हैं, तो बेसिकली 700 का माल आपको 300 रुपए में मिल रहा है। ठीक है, तो फिर अगेन आपको हमेशा जितने खरीद रहे हो उससे ज्यादा फ्री मिल रहे हैं, तो ये आपका कितना डिस्काउंट होगा, ये आपका 50% से ज्यादा ही होगा। सो बेसिकली कितनी जगह पे आपका डिस्काउंट लेयर ज्यादा होगा, इनफाइनाइट, जितने भी लेयर्स हैं हमारे उन सब में ही आपका ज्यादा होगा। तो ठीक है, इसलिए आंसर इसका क्या है, नन ऑफ दीज। ठीक है, चलो गाइस नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं आज के हमारे, विच इज परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज के एग्जैक्टली खुद इतने क्वेश्चन नहीं आते, परसेंटेज मिक्स होके आ जाता है बाकी टॉपिक्स के साथ। अरिथमेटिक में ये रहता है कि आपके बहुत सारे टॉपिक मिक्स होके आ जाते हैं। ठीक है, जैसा अभी हमने प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा, एक टॉपिक इसमें आगे जाके ये भी होता है एवरेजेस एंड मिक्सचर एलिगेशन, तो वो प्रॉफिट एंड लॉस के साथ भी मिक्स होके आ जाता है। सो देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि अरिथमेटिक में क्वेश्चन मिक्स होके आ जाए टॉपिक्स के। ठीक है, चलो अब हम परसेंटेज पढ़ते हैं। परसेंटेज मींस पर 100 और नंबर आउट ऑफ 100। ठीक है, पर 100 मतलब 4% का मतलब 4/100। ठीक है, a percent can be represented as a fraction with a denominator of 100। बेसिकली 16% को मैं कैसे लिख सकता हूँ 16/100 इंटू में x। ठीक है, परसेंट ग्रेटर देन 100% को हम कैसे लिख सकते हैं, आर रिप्रेजेंटेड बाय नंबर ग्रेटर देन 1। इसका मतलब 400% को आप कैसे लिख सकते हो, 400% को आप लिख सकते हो 400/100 इंटू में x विच इज नथिंग बट 4x। तो 4 टाइम्स हो गया। 400% का मतलब क्या होता है 4 टाइम्स। सो x को मैं 4x लिख सकता हूं। ठीक है, परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज, ये काफी इंपॉर्टेंट है गाइस। परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज ऑफन आज मतलब आज इन एग्जाम्स। ठीक है, हमसे पूछा क्या जाता है, हमसे पूछा जाता है बताओ परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ है ओवर अ क्वांटिटी, जब चेंजेस क्वांटिटी चेंज होती है, एंड परसेंटेज डिक्रीज भी पूछ सकते हैं। सो बेसिकली अगर आपको मैं एग्जांपल से समझाऊं तो क्या मतलब है, लेट से आपकी पॉकेट मनी 10 रुपए थी, अब 12 रुपए हो गई, तो कितनी बड़ी है। ठीक है, तो ये कैसे निकालते हैं, सबको पता है सर 2 रुपए बड़ी है। न्यूमरेटर में तो सब 2 निकाल लेते हैं, डिनोमिनेटर में क्या आएगा। सो गाइस एक शॉर्टकट बता रहा हूं, इसकी हिंदी करा करो। 10 से 12 हो गई आपकी पॉकेट मनी, से किसके साथ लगा, हिंदी का 10 के ना, तो जिस भी के साथ टर्म के साथ से लगता है वो हमेशा आपके डिनोमिनेटर में आती है। सैलरी कितनी थी 10 थी, अब कितनी हो गई है 12, तो 10 से 12 हो गई, तो नीचे क्या आएगा यहाँ पर 10। 2/10 इंटू में 100, कितने परसेंट बढ़ गई आपकी सैलरी 20%। इंक्रीज कितनी हुई है 20%। ठीक है, तो 12 माइनस 10 अपॉन 10। अब लेट से आपकी पॉकेट मनी, दूसरा केस ले लेता हूं मैं, 12 थी अब 10 हो गई। सो कितनी कम हुई है, डिक्रीज कितनी हुई है 2। अब डिनोमिनेटर में क्या आएगा, हिंदी क्या इसकी, पहले 12 थी अब 10 हो गई, तो 12 से 10 हो गई, तो से किसके साथ लगा 12 के साथ, 12 से 10 हो गई, तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा 12 इंटू में 100। तो दिस इज 1/6। 1/6 कितना होता है आपको पता होना चाहिए 16.67%। ठीक है, कितना आ गया 16.67।
गाइस समझ आ गया? क्योंकि डाउट क्या आता है सर, डिनोमिनेटर नहीं समझ आता, इंक्रीज डिक्रीज तो पता चल जाता है 2 है, ठीक है, तो जो हिंदी करा करो जिसके साथ सही लगता है वो आपका डिनोमिनेटर में आता है, ठीक है। क्वेश्चंस पे आते हैं, ये बहुत कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है आपका, क्या कहते हैं एग्जाम के अंदर, ये थोड़ा इजी लेवल का है, तो सीमेट में ऐसे टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। परसेंटेज आपका बाकी एग्जाम्स में भी आता है, बट ये लेवल 1 का क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत ही कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन कि लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल जो है वो 30% से बड़ी है, ब्रेथ जो है वो 25% से कम हुई है, तो ओवरऑल एरिया में बताओ क्या चेंज आया होगा। द इजीएस्ट वे टू डू इज कि लेंथ को आप 10 मान लो, ब्रेथ को आप 10 मान लो। ओरिजिनली एरिया कितना था आपका रेक्टेंगल का? एरिया क्या होता है आपका? L इंटू में B, तो ये हमेशा 10 ही मानना, क्योंकि ताकि 100 आ जाए, ठीक है। तो ये कितना हो गया आपका? 10 इंटू में 10, 100 आ गया, ठीक है। अब न्यू लेंथ क्या है? ठीक है, L1 और B2, ठीक है, या B1 मान लेते हैं इसको भी, B1, ठीक है। ये कितनी है हमारी लेंथ? हमारी 30% से इंक्रीज हुई है, तो ये कितनी होगी? 13। ब्रेथ जो है 25% से डिक्रीज हुई है, तो ये कितनी होगी? 7.5, ठीक है। अब एरिया क्या हो जाएगा हमारा? न्यू एरिया ये हो जाएगा 13 इंटू में 7.5, ठीक है। सो बेसिकली ये एरिया आ कितना गया? 13 7 13 इंटू में 7.5, तो ये हो गया 65 और 1 and 91, ठीक है। तो 5 7 9, तो एक पॉइंट लगा दिया, 97.5। ये कितना हो गया? 97.5। सो पहले एरिया 100 था, अब 97.5 हुआ है, तो कितना कम हुआ है? 0.25 कम हुआ है। किस पे कम हुआ है? 100 से 97.5 हो गया, तो से किसके साथ लग रहा है? 100 के, ठीक है। तो कितना परसेंटेज चेंज हुआ है? 2.5% डिक्रीज। ऑप्शन है 2.5% डिक्रीज, बिल्कुल है, ठीक है, 2.5% डिक्रीज, ठीक है। चलो थोड़े ऊपर वाले लेवल के क्वेश्चन करते हैं। अ मैन अर्न 7500, ही स्पेंट 60%, 7500 उसकी सैलरी है, ठीक है, इसमें से वो 60% स्पेंड कर देता है, ठीक है। तो ये इसका एक्सपेंडिचर हो गया और ये इसकी एक सेविंग हो गई, ठीक है। 60% कैसे इसका निकालेंगे जल्दी से? तो 60% ऑफ 7500, ठीक है, 20 से 20 कटा, ये कितना आ गया? 4500 आ गया, ठीक है। तो मैं एक और तरीके से निकाल सकते थे इसका, आपका 10% देखते, 750 होता, तो 750 इंटू 6 क्या हो गया आपका? 4500। तो सेविंग कितनी हो गई उसकी? 3000 हो गई, ठीक है। क्योंकि सेविंग क्या होती है आपकी? सैलरी आपकी 2 चीजों से बनती है, ठीक है। सैलरी आपकी 2 चीजों से बनती है बेसिकली, एक एक्सपेंस से प्लस दूसरी होती है सेविंग। अगर और कुछ नहीं दे रखा तो अब यही होती है आपकी, ठीक है। अब बोला है इफ हिज इनकम इंक्रीजेस बाय 20%, स्टेप बाय स्टेप करेंगे, यहाँ तक का मैंने सॉल्व कर दिया। अब इनकम 20% से बढ़ गई, तो इनकम हो गई अब 9000। कैसे आया है 9000? 7500 इंटू में 120 बाय 100, 120 बाय 100, तो 20 से 20 कटा, इसको सॉल्व करा तो ये आ गया 9000। अब ये भी 2 चीजों में बटा होगा। गाइज मैं ऐसे ही करता हूँ, क्या कहते हैं, परसेंटेज के क्वेश्चन ट्री बना के एक छोटा सा, और ये हो गया सेविंग। अब बोला है एन इज एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस बाय 10%, तो 4500 एक्सपेंडिचर था, अब ये कितना हो गया? 4950। ये कैसे निकाला? 4500 को 10% बढ़ गया, तो 110 बाय 100, ठीक है, 20 से 20 कटी, इसको सॉल्व करा 4950। तो सेविंग कितनी आ गई उसकी? ये आ गया 4950। तो 9000 में से 4950 को माइनस करूंगा तो उसकी सेविंग आ जाएगी, विच विल बी 4050। तो सेविंग कितनी आ गई है उसकी? 4050। सो गाइस अब देखो, पहले उसकी सेविंग थी 3000, अब उसकी सेविंग है 4050, तो कितनी बढ़ गई? 4050 माइनस 3000, सेविंग इंक्रीज कितनी हुई है उसकी? 1050। यही पूछा है। देन फाइंड द इंक्रीज इन सेविंग, तो कितनी सेविंग बढ़ी है हमारी? 4050 माइनस 3000, तो कितना हो गया? 1050, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। इन एन ऑफिस द नंबर ऑफ वुमेन वेयरिंग रेड साड़ी इज ट्वाइस दैट ऑफ दोज वेयरिंग ब्लू साड़ी, एंड द नंबर ऑफ वुमेन वेयरिंग ग्रीन साड़ी इज 1/3 ऑफ नंबर ऑफ वुमेन वेयरिंग ब्लू साड़ी, ठीक है। यहां तक पढ़ लिया। देयर कुड बी 2 पॉसिबिलिटी, आप अभी से चालू कर दो या एक बार पूरा पढ़ लो क्वेश्चन, ठीक है। फर्स्ट को में पूरा पढ़ लो, फिर उसके बाद दोबारा हम धीरे धीरे करके पढ़ेंगे। इफ द टोटल नंबर ऑफ वुमेन इज 125, देखो अब हमने आगे पढ़ा तो मुझे कुछ मिल गया स्टार्ट करने के लिए, 125 टोटल है,
जिसमें से 25 ने मिक्स कलर की पहनी है। तो कौन कौन से हो गए, एक मिक्स कलर है, एक रेड कलर है, एक ब्लू कलर है और एक ग्रीन कलर है। ठीक है, इसमें से ये तो 25 है। ठीक है, देन व्हाट परसेंटेज ऑफ वुमेन वोर ब्लू साड़ीज, बढ़िया। तो ये 125 में से 25 ने तो मिक्स पहनी है। अब आगे पढ़ते हैं स्टार्टिंग से। द नंबर ऑफ वुमेन वेयरिंग रेड साड़ीज ट्वाइस दैट ऑफ वेयरिंग ब्लू साड़ी। तो ब्लू साड़ी वाली अगर x है तो रेड कितनी हो गई, 2x हो गई। एंड द नंबर ऑफ वुमेन वेयरिंग ग्रीन साड़ीज 1/3 ऑफ नंबर ऑफ वुमेन वेयरिंग ब्लू साड़ी। तो ये x है तो ये कितना हो गया, 1/3x हो गया। ठीक है, तो इसका एलसीएम लेके उसको अगर मैं सॉल्व कर दूं तो ये हो जाएगा 6x, ये हो जाएगा 3x और ये हो जाएगा x। ठीक है, बेसिकली 3 एलसीएम लिया तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब ये टोटल मुझे पता था 125 है, उसमें से 25 मिक्स्ड है, तो ये तीनों को ऐड करके कितना आएगा, ब्लू रेड और ग्रीन को ऐड करके कितना आया मेरा 100। ठीक है, ये कैसे आया, 125 माइनस 25। ठीक है, तो 10x इक्वल टू बेसिकली 100, तो x आ गया मेरा 10। तो मेरी ये कितनी साड़ी थी, ये 10 थी। ठीक है, दिस इज 10, दिस इज 30 एंड दिस इज 60। ठीक है, तो 10 आ गया मेरा। अब पूछा क्या, व्हाट परसेंटेज ऑफ वुमेन वेयर ब्लू साड़ीज। ठीक है, तो ब्लू साड़ीज वाली है कौन सा, ब्लू मेरा है ये रहा 30, ब्लू है 30। तो ब्लू साड़ीज का मैंने निकालना, तो ये कितना हो गया 30 बाई टोटल कितनी थी 125 इंटू में 100। तो 25 4 जा, 25 5 जा, 5 6 जा, तो ये कितना आ गया 6 इंटू में 4, 24%। तो ऑप्शन क्या हुआ हमारा, सी ऑप्शन 24%। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। दिस इज अ लेवल 3 परसेंटेज का क्वेश्चन। परसेंटेज इन जनरल इजी टॉपिक है, बट लेवल 3 का ये क्वेश्चन है तो ये टफ है। ठीक है, ये आपका अच्छे कैट जैट में आएगा ऐसे टाइप का क्वेश्चन। अब परसेंटेज में देखो ये टफ क्वेश्चन कैसे करते हैं। ठीक है, इन अ रिसेंटली कंक्लूडेड रेफरेंडम इन न्यूयॉर्क रिगार्डिंग कॉलिंग बैक द यूएस ट्रूप्स फ्रॉम इराक, 600 लोगों ने वोट करा है। ठीक है, वोट कितना टोटल लोगों ने कितना करा है, तो टोटल लोग दो चीजों में वोट कर सकते हैं, कि एक कर सकते हैं फेवर के अंदर, एक कर सकते हैं अगेंस्ट में। ठीक है, बट आफ्टर सम डिस्कशन, ठीक है, 600 लोगों ने वोट करा था। दी ओपोनेंट्स इंक्रीज बाय 150%। जो ओपोनेंट्स यहाँ पर अगेंस्ट में थे वो 150% से बढ़ गए। जो पहले थे कुछ एक फेवर में थे, कुछ एक अगेंस्ट में थे, अब ये 150% से बढ़ गए हैं। And the motion was then rejected by a majority 2 times as great as that by which it was formally passed। तो मतलब पहले पास्ड हुआ था, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहले पास हुआ था तो मतलब पहले फेवर में लोग ज्यादा थे, क्वेश्चन समझते हैं। ठीक है, धीरे धीरे, कि पहले जो पहले पास हुआ था तो मतलब फेवर में लोग ज्यादा थे, अगेंस्ट में कम थे, तो दोनों का कुछ डिफरेंस था, तो कुछ एक मार्जिन से फेवर में हुए होंगे पास। ठीक है, अब जब ये अगेंस्ट वाले 150% से बढ़ गए तो जितने मेजॉरिटी से वो पास हुआ था, मेजॉरिटी क्या होती है, फेवर माइनस अगेंस्ट या अगेंस्ट माइनस फेवर। ठीक है, तो जितनी मेजॉरिटी से वो पास हुआ था, अब जो अगेंस्ट वाले 150% बढ़ गए, इसकी वजह से वो डबल मेजॉरिटी से रिजेक्ट हो गया। ठीक है, सो पहली बात गाइज यहां तक था। इसके बाद हाउ मेनी पीपल वोटेड अगेंस्ट द इनिशियल रेफरेंडम, तो मुझे ये वैल्यू निकालनी है। इस क्वेश्चन को एक्स से सॉल्व करने जाओगे अटक जाओगे। ठीक है, सोचने जाओगे तो थोड़ा कहीं पे पहुंच पाओगे। ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट थी, पहले पास हुआ था। ठीक है, तो इसका मतलब ज्यादा लोगों ने 600 टोटल लोग थे, टोटल कितने थे मेरे 600 थे, मतलब 600 में से आधे से ज्यादा लोगों ने फेवर में बोला होगा, तो आधे से कम लोगों ने अगेंस्ट में बोला होगा। 300 से छोटे ऑप्शन देखना कितने, ना ये हो सकता है, ना ये हो सकता है, ना ये हो सकता है। कैट आपका यही चेक करता है कितना दिमाग है आप में। ठीक है, तो एक ही ऑप्शन है 600 से छोटा, और चेक करके भी दिखाऊंगा आंसर यही है। ठीक है, क्योंकि जब हमारा पास हुआ था तो मतलब आधे से कम लोगों ने अगेंस्ट में वोट किया था, तभी पास हुआ था। आधे 600 का आधा होता है 300, उससे कम कितना ऑप्शन है, सिर्फ एक ऑप्शन। लेट से 200 लोगों ने अगेंस्ट में किया था, तो 400 लोगों ने फेवर में किया था, तो मेजॉरिटी कितनी आई, 200 की मेजॉरिटी थी फॉर पास। अब वो कह रहा है ये 150% से बढ़ गए हैं। ठीक है, कोई भी चीज अगर आपकी 150% से बढ़ती है ना तो वो 250 मतलब 2.5 टाइम्स हो जाती है। ठीक है, सो आपका 200 था, या तो पहले इसका 150% ही निकाल लेता हूँ, वो कितना हो गया मेरा 300। सो पहले 200 थे, अब 300 से और बढ़ गए, तो टोटल कितने हो गए 500। जब 500 अगेंस्ट में तो फेवर में कितने हैं 100। ठीक है, तो मेजॉरिटी कितनी आ गई अगेंस्ट में, 500 माइनस 100 400।
सो बेसिकली क्वेश्चन कह क्या रहा था कि इनिशियली ये देखो 600 लोगों ने वोट करा, बट आफ्टर सम डिस्कशन द ओपोनेंट इंक्रीज बाय 150%, ठीक है, 200 से 500 हो गए। द मोशन वाज देन रिजेक्टेड बाय मेजॉरिटी 2 times as great as that by which it was formally passed। तो पहले 200 की मेजॉरिटी से पास हुआ था, अब 400 की मेजॉरिटी से रिजेक्ट हो गया, ठीक है। सो बस आपको यही ध्यान देना था। ये आप सोच चेक कर सकते हो ऑप्शन से भी एक एक करके, बट सारे ऑप्शन लगाने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि आपको दिमाग लगाना चाहिए था कि फॉर्मली पास्ड हुआ है तो इसका मतलब आधे से ज्यादा लोगों ने फेवर में दिया, तो मतलब आधे से कम लोगों ने अगेंस्ट में दिया होगा, आधे से कम वाला एक ही ऑप्शन था। तो हमारा आंसर क्या हुआ, इसलिए 200 मार्क कर सकते थे, बट अगर आपको चेक करना तो वो भी करने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। गाइस हमारा थर्ड टॉपिक है एवरेज। ट्रेडिशनली एवरेज इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग सम ऑफ ऑल नंबर्स बाय नंबर ऑफ नंबर्स। बेसिकली सबसे कॉमन एग्जांपल जो हम एवरेज का देखते हैं वो हमारा परसेंटेज होता है 12th बोर्ड्स का। तो वो क्या होता है, आपके टोटल नंबर कितने आए हैं डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सब्जेक्ट कितने थे, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल अगर मैं इधर दूं, 4 नंबर हैं 214, 215, 219, 224, इनका एवरेज क्या होगा, सबको ऐड करके डिवाइडेड बाय 4 218। जैसे बोर्ड्स में भी आपके लेट से 95, 96, 97 और 98 मार्क्स आए हैं, ठीक है। और हमसे पूछा कि हमारी बोर्ड की परसेंटेज बताओ बेस्ट 4 की, तो हम क्या करते थे, सबको ऐड कर दिया 95 प्लस 96 प्लस 97 प्लस 98, ठीक है, इसको डिवाइडेड बाय 4 कर दिया। तो ये ऐड करूंगा कितना हो जाएगा, 11 और 15 26, 6 2 386, ठीक है। ये कितना हो गया 386। सो 386 डिवाइडेड बाय 4, तो ये कितना हो जाएगा 9, और 26 के लिए हो जाएगा 96.5, ठीक है। तो ये कितना परसेंटेज आ जाएगा हमारा 96.5। तो बेसिकली ये हमारा एवरेज हो गया, ठीक है। एक सेकेंड, अरे ये दोबारा करना पड़ेगा, मेरा वो काम जो ये खो गया था मैं कहूँ स्लाइड कैसे चेंज करूं, कोई स्टार्टिंग से, अरे यहाँ तक सही पड़ा है इसके बाद ढूंढने लग गया इधर उधर ठीक है। गाइस हमारा थर्ड टॉपिक है एवरेज। तो एवरेज इज कैलकुलेटेड, बेसिकली कैलकुलेट कैसे करते हैं हम, सम ऑफ ऑल नंबर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ नंबर्स, ठीक है। सो पहली चीज जो हमने एवरेज देखा होगा, जैसे मैं अगर अपना बताऊं तो परसेंटेज में मैंने यूज करा था जब 12th बोर्ड का परसेंटेज निकालने होते हैं। सो लेट्स से अगर आपके बोर्ड्स में परसेंटेज है 95, 96, 97 और 98, सो पूछा है आपकी परसेंटेज कितनी है बेस्ट 4 की, तो आप कैसे करते थे, सबको कैलकुलेट कर दिया, तो 95 प्लस 96 प्लस 97 प्लस 98, इसको अब डिवाइड बाय 4 कर देंगे हम, ठीक है। सो ये टोटल कितना आता है 386 डिवाइडेड बाय 4। सो आपकी बोर्ड की परसेंटेज कितनी हो गई इस हिसाब से 96.5, ठीक है। सो एक एग्जांपल मैंने और लिया यहाँ पर, द एवरेज ऑफ 4 नंबर 214, 215, 219, 224, इनका एवरेज क्या होगा, सबका टोटल करा डिवाइड बाय 4 218 आ गया, ठीक है। सम स्पेशल केसेस क्या होते हैं, एवरेज इन्वॉल्विंग टाइम स्पीड डिस्टेंस। सो बेसिकली आपका एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। गाइस याद रखना है फॉर्मूला। एवरेज इन्वॉल्विंग एज, तो एज के क्वेश्चन में आप कैसे करते हो, जैसे कि आपको अगर दे रखा है कि अभी एज उसकी x है, तो 5 साल पहले कितनी थी, तो 5 साल पहले कितनी हो जाएगी x माइनस 5, 10 साल बाद कितनी हो जाएगी x प्लस 10, ठीक है। 5 years लेटर, ये आपका ऐसे यहाँ पर एवरेज यहाँ पर भी यूज होता है एवरेज निकालने के लिए, ठीक है। एक होती है वेटेड एवरेज, ठीक है। वेटेड एवरेज कैसे निकालते हैं, इसमें आपके वेट्स गिवन होते हैं, जैसे कि अब क्लास ए है उसके अंदर 10 बच्चे हैं जिनके एवरेज 12 है, क्लास बी है उसमें भी 10 बच्चे जिनके एवरेज 16 है, तो पूरी क्लास ए बी की एवरेज क्या होगी। सो आप जो इनका नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है उसको आप एवरेज 8 से मल्टीप्लाई करोगे, बेसिकली इधर 10 इंटू में 12, तो 120 आ गया टोटल क्लास ए का। क्लास बी का कितना आ गया 10 इंटू में 16, 160 आ गया। सो टोटल कितना हुआ 280। अब टोटल बच्चे कितने हैं 20, तो टोटल एज कितना आया और डिवाइडेड बाय टोटल बच्चे, तो ये कितना आ गया 40, ठीक है। सो वेटेड एवरेज कैसे निकलती है, आप n को मल्टीप्लाई करते हो उसके एवरेज से, ये नेक्स्ट स्लाइड में और क्लियर हो जाएगा थोड़ा। सो इसको हम एलिगेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं। सो एलिगेशन इज द सिंप्लीफाइड फास्टर टेक्निक टू सॉल्व प्रॉब्लम बेस्ड ऑन वेटेड एवरेज, ठीक है। द मेथड प्लेज अ वाइटल रोल इन सेविंग टाइम, बेसिकली आपका काफी टाइम बच जाता है अगर आप ये चीजों से सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो वेटेड एवरेज होता क्या है,
सम टोटल ऑफ ऑल नंबर ऑफ ऑल ग्रुप्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर इन ऑल ग्रुप्स, ठीक है, जो अभी हमने पीछे करा था। सम टोटल 280 आया था और टोटल नंबर कितने थे, बच्चे थे 20, ठीक है। तो वेटेड एवरेज बेसिकली AW का फॉर्मूला क्या होता है, टू ग्रुप्स हैविंग N1 एंड N2, मतलब उधर 10-10 बच्चे थे पीछे वाले एग्जांपल में, ये देखो 10-10 बच्चे थे, सो 10-10 इधर लिख दिया। विद एवरेजेस एज पहली क्लास की 12 थी, दूसरी क्लास की 16 थी, 12-16, ठीक है। तो इसका हम एवरेज कैसे निकाल सकते हैं, 10 इंटू में 12 प्लस N1 10 था, इंटू कितना है 10, इंटू में A2 कितना है हमारा 16 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2 विच इज 20। तो यहाँ से भी आ रहा था 280 बाय 20 इक्वल टू 14। गाइज सिंप्लीफाइंग ऐसे करके भी लिख सकते हैं इसको, मिक्सचर एलिगेशन के क्वेश्चन इस वाले फॉर्मूले से भी होते हैं। फॉर्मूला क्या है, बेसिकली जब आपको एवरेज ना दे रखा हो या एवरेज आपको दे रखा हो और आपको पूछा हो किस क्वांटिटी में मिक्स करा है, ठीक है, तो कैसे निकाल सकते हैं। लेट्स से अगर एक शुगर खरीदिए, शुगर 1 आपकी 16 रुपए की आती है, शुगर 2 आती है आपकी 22 रुपीज की। अब पूछा जाए इनको आप किस रेशो में मिक्स करो कि जो आपका मिक्सचर है, ठीक है, वो 20 रुपए का बिके, ठीक है। तो कैसे कर सकते हैं इसको, ये वाली चीज को अगर मैं इधर लेके जाऊं यहाँ पर, तो एक आपका 16 रुपए का था, एक 22 रुपए का था, तो एक प्राइस इधर लिखो 16, एक प्राइस 22 इधर लिखो, बीच में एवरेज लिख दिया 20। तो इसमें से इसको माइनस करके यहाँ लिखा 2, इसमें से इसे माइनस करके लिखा यहाँ, तो बेसिकली ये रेशो आ गया। रेशो क्या आ गया आपका 1:2। अब गाइज ये तो समझ आ जाता है काफी बच्चों को 1:2 है सर, बट 1 किसकी क्वांटिटी, तो 1 के इसकी होगा जिसमें से माइनस करके लिखे, नहीं 1 होगी जो आपके ऊपर वाला नंबर है। सो एक आपकी 16 रुपए केजी वाली शुगर और 22 रुपए केजी वाली शुगर किस रेशो में मिक्स होगी, 1:2 में। अगर 22 और 16 पूछा होता तो वो 2:1 होता, तो वो आप क्वेश्चन में आपको रीड करना पड़ेगा उस समय कि क्या पूछा है उन्होंने। 16 और 22 ये बस ये याद रखना, जो जिसके नीचे 1 आया ना, तो 1 आपकी जो उसके ऊपर रेट है ये उसके लिए होता है, और ये वाला 2 आपका 22 के लिए, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं ताकि और चीजें क्लियर हो। सो रमेश घोष वॉक्स फ्रॉम A to B एट 8 किलोमीटर पर आवर एंड कम्स बैक एट 12 किलोमीटर पर आवर। तो एवरेज स्पीड क्या है गाइस, छूटते ही बच्चे क्या कर देते हैं, 8 + 12/2 विच इज 10 विच इज अ रॉन्ग आंसर, ठीक है। छूटते ही 10 सेकंड में -1, ठीक है। सबको लगता है एक क्वेश्चन तो इजी आ गया, क्वेश्चन इजी था, बट तुम 8 + 12 डिवाइडेड बाय 2 करते हो, एवरेज स्पीड गलत निकालते हो, गलत हो जाएगा। गाइज मैं पीछे जाता हूँ इस स्लाइड पे फिर से। फॉर्मूला क्या होता है एवरेज स्पीड का, स्पेशल केस जो है ये हमारा टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। देखो पहले 8 की स्पीड से गया और 12 की स्पीड से वापसी आया, तो आप ना 8 और 12 का पहले कैल्शियम ले लो, वो डिस्टेंस मान लेते हैं। तो डिस्टेंस मैंने मान लिया, लेट 48 किलोमीटर भी दी डिस्टेंस A से B का, ठीक है। 48 जाना, 48 आना, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा मेरा, टोटल डिस्टेंस इज 96 किलोमीटर। 48 जाना और 48 ही आना। पहले वो कितने की स्पीड से गया है, 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो गया है, आया कितने की स्पीड से है, वो 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वापसी आया है। सो गाइज अभी हमने देखा था एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस तो मुझे पता चल गया क्या है, 48 जाना 48 आना, तो ये तो हो गया 96। टोटल टाइम कितना लगा, जाते वक्त टाइम कितना लगा है, 48 डिवाइडेड बाय 8 की स्पीड से लगे उसे 6 घंटे जाते वक्त, ठीक है। आते वक्त कितना लगा, 48 डिवाइडेड बाय 12 उसे लगे 4 घंटे। सो टोटल टाइम कितना हो गया उसका, 6 + 4 विच इज 10 आवर्स। तो उसको टोटल 96 किलोमीटर चला कितनी देर में, 10 घंटे में। तो उसकी एवरेज स्पीड कितनी आ गई, 9.6 किलोमीटर पर आवर। सो आंसर क्या हुआ आपका, 9.6। ये नहीं होगा, ये गलत है, ऐसे निकालना होता है। आप डिस्टेंस लेट करोगे और पूरा यहाँ तक फाइनली आपका आंसर आता है, ठीक है। चलो मैंने इधर एक सेट भी लिया है हमारा एवरेजेस के लिए, क्योंकि कभी 2 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, ठीक है। सो एवरेज स्कोर ऑफ अ बैट्समैन फॉर अ सर्टेन नंबर ऑफ इनिंग, इतना एवरेज था,
ठीक है गाइज, आपने एक चीज नोटिस करी होगी, अभी तक मैं तीसरे टॉपिक पे आ गया, मैं एक्स का यूज इतना नहीं करता, ठीक है। आई पर्सनली फील जब एक्स का जरूरत हो आप तभी उसका यूज करो, वरना उसके बिना बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। ये क्वेश्चन मैं एक्स से करूंगा, ठीक है। मैं वो इसलिए लेके आया इस पॉइंट पे बोलने के लिए कि कई क्वेश्चन में एक्स से करना इजी होता है, बट प्रेफरेबली आई प्रेफर कि मैं नंबर सेलेक्ट करके ही करूं, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में मैंने एक्स नहीं करा, 48 करा क्योंकि उनका एलसीएम ले लिया, वो इजी होता है। सो आप मेक श्योर करना आप भी नंबर सेलेक्ट करके करा करो। देयर आर क्वेश्चन जहाँ एक्स से होता है तो वो आप एक्स से करो, ठीक है। एक्स से बेसिकली सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, बट आई स्टिल प्रेफर कि नंबर से करो, ठीक है। द एवरेज स्कोर ऑफ अ बैट्समैन ये था, इनिंग पर इनिंग में क्या था उसका 21.75 की, उसने 3 इनिंग और खेली और उसने इतने रन बनाए, उसकी एवरेज अब इतने से बढ़ गई, ठीक है। सो बेसिकली लेट्स से पहले उसका एवरेज एक्स था, तो 21.75 इंटू में एक्स, ठीक है। 21.75 इंटू में एक्स, ये उसके टोटल रन होंगे, प्लस उसने 3 इनिंग में मारे 28 प्लस 34 प्लस 37, ये उसके टोटल रन हो गए। पहले एक्स इनिंग्स में उसने 21.75 की एवरेज से मारा, उसके बाद अगले 3 इनिंग में इतने मारे। दिस इज इक्वल टू, पहले टोटल कितनी इनिंग लेट करी है मैंने, एक्स करी है मैंने, टोटल क्या लेट करी कि उसने एक्स इनिंग खेली थी, अब टोटल उसकी इनिंग कितनी हो गई है, एक्स प्लस 3, क्योंकि 3 इनिंग और खेली है उसने तो एक्स प्लस 3 हो गया है, और उसकी अब नई एवरेज कितनी हो गई है 21.75 प्लस 1.25, ये उसकी नई एवरेज हो गई है, और टोटल उसने इतने मैच खेले हैं, ठीक है। दिस इज इक्विवेलेंट टू, पहले उसने एक्स मैच खेले थे इतनी एवरेज से, और उसके बाद 3 इनिंग में इतना मारा है। सो इसको जब अब मैं सॉल्व करूंगा तो दिस इज 21.75x प्लस 99, इन तीनों को ऐड करके दिस इज इक्विवेलेंट टू 21.7 प्लस ये हो गया 23x प्लस 3, ठीक है। सो ये बेसिकली इसको सॉल्व करा तो 23x प्लस 69 इक्वल टू 21.75x प्लस 99, 69 इधर आके माइनस हो गया तो 30, और ये इधर जाके माइनस हो गया तो 1.25x, ठीक है। सो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 30/1.25 विच इज इक्वल टू 24। सो बेसिकली इनिशियली उसने कितनी इनिंग खेली थी 24। क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ मच इनिंग डिड ही प्ले इन ऑल, तो 24 प्लस 3 इनिंग और, क्योंकि उसने 3 इनिंग और खेली है तो टोटल कितनी हो गई उसकी 27 इनिंग। आंसर क्या हुआ आपका 27, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज हिज टोटल स्कोर। गाइस अब उसने टोटल इनिंग खेली है 27, ठीक है। टोटल इनिंग कितनी हो गई उसकी, इनिंग 27, एवरेज कितना है और हर इनिंग का स्कोर, एवरेज रन्स, ठीक है, कितने हैं उसके, न्यू एवरेज क्या है उसका, एक्स, वो न्यू एवरेज है 21.75 प्लस 1.25 विच इज 23। सो उसने बेसिकली 27 इनिंग खेली है और हर इनिंग में 23 रन बनाया, तो टोटल क्या हो जाएगा, टोटल रन्स कितने हो गए 27 इंटू में 23, इसको सॉल्व करा तो मेरा आ गया 621, ठीक है। सो बेसिकली उसके अब टोटल इनिंग 27 के सही 24 उसने इनिशियली खेली थी, उसके बाद 3 और खेल लिए। एवरेज कैसे हुआ उसका 21.75 प्लस 1.25 जो उसकी न्यू एवरेज है, ठीक है। तो टोटल स्कोर कितना उसका 27 इंटू में 23 621, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं गाइस, मेरे को बहुत पसंद है ये क्वेश्चन, ठीक है, मुझे ऐसे टाइप के क्वेश्चन पसंद है। रमेश एंड राकेश टेक अप अ जॉब ऑफ टाइपिंग वेयर दे चार्ज 800 रुपए पर घंटा। आई कंसिडर इट टू बी ए लेवल 3 का क्वेश्चन, क्योंकि बताऊंगा क्यों। दे चार्ज 800 रुपए पर घंटा और राकेश करता है 1200 रुपए पर घंटा रिस्पेक्टिवली। अब राकेश की जो टाइपिंग स्पीड है वो है 1.5 टाइम्स दैट ऑफ रमेश की स्पीड, तो वो 1.5 गुना ज्यादा करता है। सो बोथ ऑफ देम वर्क फॉर 8 आवर, 8 घंटे के लिए दोनों ने काम करा। देन व्हाट इज द एवरेज चार्ज पर आवर पर पर्सन। गाइज मैं क्यों इसको लेवल 3 का क्वेश्चन बोलता हूँ या फिर लेवल 2 का क्वेश्चन है बेसिकली ये, और मुझे क्यों पसंद है, क्योंकि आई लव दोस क्वेश्चन जिसके अंदर बिना बात के इंफॉर्मेशन दे रखी होती है स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। गाइज ये जो इंफॉर्मेशन है ब्रैकेट में, ये किसी भी काम की नहीं है, क्योंकि उन्होंने पूछा ही नहीं है कि कितने पेज प्रिंट कर रहे हैं, उन्होंने सिर्फ पूछा है पर आवर पर पर्सन, ठीक है।
एक घंटे के एक बंदा 800 रुपये चार्ज कर रहा है, दूसरा बंदा 1200 रुपये चार्ज कर रहा है, तो दोनों एक घंटे का कितना चार्ज कर रहे हैं? 2000। कितने बंदे हैं? 2 बंदे, तो एवरेज कितना आ गया? 1000 रुपये। गाइस बस यही करना था, आंसर क्या है इसका? 1000 रुपये। क्योंकि टीटा भी है तो थोड़ा और डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि लोगों को लगता है यार स्पीड से कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर, पड़ता अगर वो पूछते, ठीक है, आई एम नॉट सेइंग कि उसका कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बट जो चीज उन्होंने पूछी उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उन्होंने पूछा एवरेज चार्ज बताओ पर घंटे का, पर बंदे का। पर घंटे का मतलब पर घंटे में ये 800 लेता है, 1200 लेता है, तो दोनों मिला के 2000 लेते हैं, पर डिवाइडेड बाय पर बंदा निकालना, तो टोटल 2 बंदे हैं तो 2000 डिवाइडेड बाय 2000। सो बेसिकली यार मैं 800 रुपए ले रहा हूँ, दूसरा बंदा जो है वो 1200 ले रहा है, तो हम दोनों मिला के कितने ले रहे हैं? 2000 रुपए ले रहे हैं एक घंटे का। बट एवरेज पूछा पर घंटे का पर बंदा, तो दोनों मिला के तो एक घंटे का 2000 ले रहे हैं, बट पर बंदा करूंगा तो डिवाइडेड बाय 2, इसलिए 1000। इसलिए ये क्वेश्चन अच्छा था, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन ना बच्चे देखते रहते कि इसका कहाँ यूज करूँ 1.5 टाइम्स का, ये तो समझ नहीं आ रहा, बट पूछा ही नहीं था, जरूरत ही नहीं थी, जो चीज उन्होंने पूछी उसमें काम ही नहीं आनी थी, ठीक है। सो ध्यान रखना जब ऐसे क्वेश्चन भी आए, ठीक है। चलो गाइस, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज आल्सो अ वेरी कॉमन टॉपिक, कॉमनली आस्क्ड इन ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, व्हिच इज टाइम एंड वर्क। इसी के अंदर ही आपका पाइप एंड सिस्टम्स भी आ जाते हैं, ठीक है। सो वर्क डन क्या होता है? नंबर ऑफ डेज इनटू में नंबर ऑफ मैन। सो बेसिकली आपका W वो वर्क हो गया, मैन इंटू में डेज, मैन डेज हो गए, ठीक है। इसमें अगर आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो मैन इंटू में D इंटू में H भी हो सकता है, अगर आपका पर घंटा भी दे रखा है तो वर्क उसके इसमें क्या हो जाएगा? M इंटू में D इंटू में H, ठीक है। एक एग्जांपल देते हैं, देखते हैं। सपोज देयर आर 20% वर्किंग 10 डेज, तो टोटल काम कितना हो गया? देन द टोटल वर्क डन इज इक्वल टू 200 मैन डेज। तो आप बेसिकली मैन डेज में निकाल दिया, 10 दिन 20 लोगों ने काम करा, तो टोटल कितना काम हुआ? 200 मैन डेज, ठीक है। सो इफ वी चेंज द नंबर ऑफ डेज, ठीक है, अगर मैं नंबर ऑफ डेज चेंज करूंगा तो मुझे उस हिसाब से जो मेरा दूसरा फैक्टर है वो भी चेंज करना पड़ेगा, वो है लोग, ठीक है। अकॉर्डिंगली अगर मैं दूसरा फैक्टर चेंज करूंगा, नंबर ऑफ लोग चेंज करूंगा, तो नंबर ऑफ डेज चेंज हो जाएंगे। करके देखते हैं, ठीक है। लेट्स से मेरा वर्क है 200 मैन डेज, ठीक है। अब बेसिकली मैंने, और ये कब था? जब मेरे मैन थे हमारे मैन थे 20 और डेज थे हमारे 10। अब मैंने कहा लेट्स से मेरे मैन हैं 40, मैंने 40, तो डेज बताओ कितने होंगे। सो बेसिकली मुझे पता है वर्क क्या होता है, मैन इंटू में डेज। वर्क तो मेरा 200 ही है, वर्क तो सेम ही है 200 ही। अब जो मेरे क्या कहते हैं बंदे हैं वो 40 हो गए हैं, तो डेज निकालना है, तो डेज को मैंने D मान लिया यहाँ पर, तो D कितना आ गया? मुझे लगेंगे सिर्फ 5 डेज, क्योंकि सिंस मेरे बंदे डबल हो गए हैं तो मेरे को टाइम वो कितना लगेगा? डेज जो हो जाएंगे वो मेरे हाफ हो जाएंगे, ठीक है। ये हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट। एग्जाम्पल भी लिया मैंने टू एक्सप्लेन, क्योंकि अच्छा था एग्जाम्पल। 7 बंदे कैन क्लीन 7 फ्लोर बाय 7 मॉप्स। बेसिकली वो मॉप्स बंदों के लिए यूज हुआ है 7 दिन में, ठीक है। तो 5 बंदे 5 फ्लोर बाय 5 मॉप कितने दिन में करेंगे? तो लगता है यार सर 5 ही होगा इसका आंसर, बट 5 नहीं होगा, मैन डेज से करेंगे इसलिए, ठीक है। अब सेवरल मेथड से हो रखा है जो सब हो सकता है सॉल्व, बट सबसे इजी तरीका क्या है जो अभी हमने पीछे देखा था? टू क्लीन 7 फ्लोर वी नीड 7 इंटू में 7 49 मैन डेज। बेसिकली हमें 7 फ्लोर क्लीन करने के लिए क्या लग रहे हैं? हमें 7 दिन लग रहे हैं, ठीक है। 7 दिन इंटू में 7%, ठीक है। तो ये कितना हो गया? 7 इंटू में 7 विच इज 49 मैन डेज, जो कि मैंने यहाँ लिखा है। देयरफॉर टू क्लीन 5 फ्लोर्स, ठीक है। सो 7 फ्लोर के लिए मुझे 49 मैन डेज लग रहे हैं। देखो ध्यान से देखो, 7 फ्लोर के लिए 7F लिख देता हूँ, मुझे 49 लग रहे हैं, 49। तो एक के लिए कितना लगेगा? तो मुझे लगेगा 49 बाय 7, मुझे लगेंगे क्या कहते हैं, ये हमारे को 7 मैन डेज लगेंगे अगर एक फ्लोर करना होता। ऐसे सेम मुझे 5 करने हैं, 5 के लिए कितने लगेंगे? 7 इंटू में 5 35 मैन डेज, ठीक है। 35 मैन डेज, 35 मैन डेज लगेंगे मुझे, ठीक है। टोटल मेरा वर्क कितना हो गया? फिर अगर मैं इधर करूं तो मेरा वर्क कितना हो गया? 35 हो गया। और मेरे पास मैन कितने हैं? मैन है मेरे टू क्लीन, अब हमें दे रखा था 5 बंदे, मैन कितने हैं? 5 बंदे। तो डेज पूछा कितने लगेंगे बेसिकली, सो 35 इंटू में M इंटू में D। सो M कितना है मेरा? 5 इंटू में D इक्वल टू 35, तो D कितना आ गया? 7 डेज,
सो दिन कितने आ गए 7 days। बेसिकली टू क्लीन 5 floors वी नीड टू हैव 35 man days, जो मैंने कैलकुलेट करके देखा है। 7 में अगर 49 थे तो एक में 7 होगा, 5 में कितना होगा 35 होगा। सो 35 इंटू में डी इंटू में 5, तो डी कितना आ गया 7 days। ठीक है, ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए लिया था क्योंकि दिखने में लगता है यार 7 फ्लोर को 7 दिन लग रहे हैं तो 5 फ्लोर को 5 दिन लग रहे हैं, 5 फ्लोर में बट बंदे भी तो कम हो गए, तो डेज इसलिए सही भी रहेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, एफिशिएंसी से भी और कैसे करते हैं, पेपर में जनरली क्वेश्चन आते कैसे हैं। अनिल कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 18 दिन। अनिल को 18 दिन लगते हैं, निश्चित को लगते हैं 12 दिन। सो ऑब्वियसली निश्चित इज मोर एफिशिएंट, क्योंकि उसको कम दिन लग रहे हैं। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, अगर आपको कम दिन लग रहे हैं किसी चीज को करने के लिए तो यू आर मोर एफिशिएंट। ठीक है, अब दोनों को मिला के कितने दिन लगेंगे। सो बेसिकली तो गाइस इसको सॉल्व कैसे करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट, अनिल को 18 दिन लग रहे हैं तो एक दिन का काम कितना हुआ उसका 1/18। निश्चित को लग रहे हैं 12 दिन तो उसका एक दिन का काम कितना हो गया 1/12। तो जितने भी उनके टोटल डेज होते हैं उनका 1 डे वर्क निकालते हैं। सो अनिल प्लस निश्चित एक दिन में काम कितना कर रहे हैं 1/18 प्लस 1/12 विच इज 18 12 का एलसीएम क्या आ गया 36। तो 2 + 1 5/36 उनका एक दिन का काम है। ये हो गया 1 डे वर्क। ठीक है, सो टोटल कितने डेज लगेंगे, अगर ये मैं बोलूं तो ये है 1 डे। सो टोटल कितना होता है, जब भी आपका 1 डे का आ जाता है ना तो टोटल नंबर ऑफ डेज कितना होगा, इसका रेसिप्रोकल कर दो बस 36/5 डे। गाइस वो एक दिन में जितना काम कर रहे हैं तो नंबर ऑफ डेज निकालने के लिए क्या करना होता है, हमें रेसिप्रोकल कर देना होता है 7.2 डेज। ठीक है, तो आंसर क्या हुआ 7.2। मैं एक बार ये और एक्सप्लेन कर देता हूँ एक दूसरे एग्जांपल से। लेट्स से आप एक दिन में 1/4 रोटी खाते हो। ठीक है, एक दिन में बस 1/4 खाते हो रोटी, तो पूरी रोटी कितने दिन में खाओगे, इसका रेसिप्रोकल कर दिया। ठीक है, सो आपका पूरी रोटी खाने में कितने दिन लगेंगे 4 डेज। ठीक है, सो अगर एक दिन में 1/4 खा रहे तो पूरी कितने में खाओगे, इसका रेसिप्रोकल कर दिया। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। एफिशिएंसी वाले क्वेश्चन कैसे करते हैं। रवि की एफिशिएंसी एंड मयंक की एफिशिएंसी इन डूइंग द सेम वर्क इज 3/2, मतलब रवि मोर एफिशिएंट है। सो इफ दे टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 18 डेज, तो अकेले रवि को कितने लगेंगे। सो बेसिकली बोल क्या रहा है, अगर रवि 3x काम करता है तो मयंक काम करता है 2x, दोनों मिला के टुगेदर कितना है 3x + 2x। टोटल काम कितना करते हैं दोनों मिला के 5x करते हैं। ठीक है, टुगेदर 5x करते हैं। टोटल उनको डेज कितने लग रहे हैं। ठीक है, तो टोटल वर्क कितना हो गया, एक दिन में वो 5x काम करते हैं, एक दिन में 5x काम करते हैं और 18 दिन काम करा है, तो टोटल काम कितना था 90x। मैं रिपीट कर रहा हूँ, रवि एक दिन में 3x काम करता है, मयंक एक दिन में 2x काम करता है, तो टुगेदर दोनों मिलके 5x काम करते हैं, दोनों को मिला के लगते हैं 18 दिन। तो टोटल काम कितना करा उन्होंने 90x। पूछा रवि ने अकेले कितने में कंप्लीट करा, तो रवि टोटल काम कितना है 90x। रवि एक दिन में कितना करता है 3x, तो रवि को अकेले कितने दिन लगे 30 डेज। रवि को अकेले कितने दिन लगे 30 डेज। ठीक है, सो बेसिकली आपने उनका 1 डे वर्क 3x और 2x मान लिया, दोनों का टुगेदर 5x आ गया, फिर टोटल काम निकाला और रवि के एक दिन का जितना करता है उससे डिवाइड कर दिया 30। सेम अगर मयंक का पूछा होता तो वो क्या हो जाता है 90 बाय वो कितना करता है एक दिन में 2, तो 2x वो इसको कितने देर लगते हैं 45 डेज अगर इसका पूछा होता तो। ठीक है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन भी आपने बहुत देखे होंगे। इन अ डे इफ 18 men and 10 boys can do a work as much as 10 men and 22 boys, then how much should a man be paid per day। अगर एक बॉय को मिलते हैं 5, तो गाइज इस चीज में आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, जितनी उनकी एफिशिएंसी है उसी हिसाब से हमेशा पैसे मिलते हैं। ठीक है, अनटिल अनलेस इट इज मेंशन अदरवाइज। तो अगर आपको है कि आप लेट से अगर एक बंदा मेरे साथ है, ठीक है, लेट से एक बंदा ए है, अगर ए x काम कर रहा हूं और मैं 2x काम कर रहा हूं, तो ए को अगर 10 रुपए मिलते हैं तो मुझे कितने मिलेंगे 20, क्योंकि मैं उससे डबल काम कर रहा हूं। ठीक है, सेम टाइम पे। तो अगर मेरी एफिशिएंसी उससे डबल है तो मुझे पैसे कितने मिलने चाहिए, डबल मिलने चाहिए। ठीक है, सो अब बेसिकली आप पहली इक्वेशन देखो, वो है 18 men + 10 boys। ये अब दूसरी इक्वेशन है, दिस इज इक्विवेलेंट टू आपका 10 men + 22 boys के। सो आपने देखा 8 men, बेसिकली दोनों इक्वेशन का डिफरेंस क्या है, यहाँ पर 8 men कम हुए,
इसकी वजह से 12 बॉयज बढ़ गए, ठीक है। 8 मैन कम हुए, 18 से 10 हुए, इसकी वजह से 12 बॉयज बढ़ गए। तो 8 मैन का काम 12 बॉयज करते हैं, तो 8 मैन 12 बॉयज का काम करते हैं, तो 1 मैन कितने का काम करता है? 12/8 बॉयज। तो 1 मैन का काम कितना हो गया? 1.5 बॉय के इक्वल। तो जब एक बॉय को 5 रुपए मिल रहे हैं तो मैन को कितने मिलने चाहिए? 1.5 टाइम्स जितने एक बॉय को मिल रहे हैं, वो कितना आया? 7.5, ठीक है गाइस। बेसिकली आपको दो इक्वेशन को कंपेयर करना था। आपने देखा यहाँ पर 8 मैन कम हुए, इसकी वजह से 12 बॉयज बढ़ गए। तो 1 मैन इक्वल टू 12/8 बॉय के बराबर का काम करता है, तो 1 मैन 1.5 बॉय के बराबर का काम करता है। तो जब बॉय को 5 रुपए मिल रहे हैं तो मैन को कितने मिलेंगे? 1.5 इंटू में 5, ठीक है। एक पाइप सिस्टम्स वाला क्वेश्चन भी करते हैं। 3 पाइप ABC कैन फिल अ टैंक इन 8 घंटा। आफ्टर ओपनिंग देम टुगेदर फॉर 3 घंटे सी को क्लोज कर दिया और ए और बी ने बचा हुआ 10 घंटे में कर दिया, तो अकेले सी को कितना लगता? ठीक है। सो गाइस देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं। 8 घंटे में पूरा भरता, ठीक है। बेसिकली पहले ये देखते हैं कि जब तक तीनों ने मिलके काम कितना कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। एक तीनों मिलके A प्लस बी प्लस सी, बी प्लस सी, ठीक है। यहाँ पर एक ज्यादा प्लस लगा दिया। इनको 8 दिन लगते, तो एक दिन का कितना काम हो गया? 1 घंटे का कितना काम हो गया इनका? 1/8। इन्होंने कितने घंटे काम करा है? सी के जाने से पहले 3 घंटा, ठीक है। तो ये 1 आवर में इनका ये है, तो 3 घंटे में कितना कर चुके हैं ये ऑलरेडी? A प्लस बी प्लस सी, ये कर चुके हैं हमारा 3/8। गाइज रिमेनिंग कितना बचा है? ठीक है, टोटल काम हमेशा 1 होता है, 1 माइनस वो कितना रखा है? 3/8। टोटल काम हमेशा 1 होगा, ठीक है, 100%। माइनस 3/8 कर दिया, बचा हुआ काम कितना है? 5/8, ठीक है। दिस इज रिमेनिंग वर्क। 5/8 बचा है, 3/8 उन्होंने पूरा कर दिया, ठीक है। ये 3/8 आज नहीं है, 3/8 उन्होंने पूरा कर दिया, तो बचा कितना है? 5/8 बचा है, ठीक है। गाइज अब ये ए और बी को कितना लग रहा है? सी के बाद ए एंड बी कैन फिल द रिमेनिंग इन 10 आवर्स, ठीक है। सो टोटल काम अगर x था, टोटल अगर x बोलो 1 बोलो कुछ भी बोल सकते हो, टोटल अगर मेरा x था तो 3/8x हो रखा है, बचा कितना है? 5/8x, ठीक है। यहाँ से W, सो 5/8 ऑफ x के लिए उन्हें 10 घंटा लगता है। तो x के लिए कितना लगेगा? पूरा भरने में कितना टाइम लगेगा? 10 इंटू में 8/5, तो x भरने के लिए उन्हें लगेगा 16 घंटे, ठीक है। बेसिकली a प्लस बी 16 घंटे में पूरा भर देते हैं। तो 1 घंटे में कितना भरते हैं? 1 आवर का उनका काम कितना हो गया? a प्लस बी का 1/16, ठीक है। 1/16 ऑफ x, 1/16 ऑफ x। a प्लस बी 1 घंटे में 1/16 भरते हैं। सो बेसिकली गाइस ये इक्वेशन पे आओ वापसी। एक ये इक्वेशन है, एक ये इक्वेशन है। इसमें मुझे a प्लस बी प्लस सी का दे रखा है। सो बेसिकली a प्लस बी प्लस सी 1 घंटे में 1/8 भरते हैं, 1/8 ऑफ x। a प्लस बी कितना भर रहे हैं उसमें से? 1/16 ऑफ x, और c कितना भर रहा है? लेट्स से 1/c, ठीक है। तो ये 1/8 ऑफ x के इक्वल है, क्योंकि टोटल इतना भरा जा रहा है 1 घंटे में, जिसमें से a प्लस बी ने 1/16 भरा है। तो c ने अकेले ने कितना भरा है 1 घंटे में? 1/8 माइनस 1/16, तो दिस इज बेसिकली 1/16 ऑफ x। तो c 1 घंटे में कितना भरता है? 1/16 ऑफ x। तो c को टोटल कितना लगेगा आपका? 16। c को टोटल कितना लगेगा आपका? 16। तो आंसर क्या हुआ आपका? 16। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। a प्लस बी प्लस सी को 8 घंटे लगते थे, तो तीनों मिलके 1 घंटे में कितना भरते थे? 1/8। 3 घंटे में उन्होंने कितना भरा? 3/8 ऑफ टोटल, टोटल मैंने x माना है, ठीक है। सो उसके बाद रिमेनिंग कितना हो गया? 1 माइनस 3/8, 5/8 बचा हुआ है, ठीक है। 5/8 बचा हुआ है। अब क्या कहते हैं? 5/8 काम करने के लिए 10 घंटे लग रहे हैं a प्लस बी को, तो x पूरा काम करने के लिए उनको कितना लगेगा? 16 घंटे। तो बेसिकली वो 1 घंटे में कितना कर रहे हैं? 1/16। तो 1/16 कर रहे हैं। तो a प्लस बी प्लस सी 1 घंटे में 1/8 कर रहा था, जिसमें से a प्लस बी 1/16 कर रहे हैं। तो 1/c कितना करेगा हमारा? इसको माइनस कर रहा है 1/16। तो 1 घंटे में c 1/16 कर रहा है, तो पूरा कितनी देर में करेगा? 16 घंटे में, ठीक है।
गाइस हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट ये भी ऑलमोस्ट सारे हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के अंदर आता है। सो बेसिकली समझते हैं कि होता क्या है हमारा एसआईसी है। सो सिंपल इंटरेस्ट होता है कि हमारा जो इंटरेस्ट ऑन हमें प्रिंसिपल जो मिलता है एंड इट इज फिक्स, जो हर साल सेम ही मिल रहा है। सो बेसिकली अगर मेरा प्रिंसिपल 100 रुपए है, ठीक है, अगर मेरा प्रिंसिपल 100 रुपए है एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा 10% है, सो मेरा कितना हो गया, इंटरेस्ट कितना हो गया, 10 रुपए हो गया। ठीक है, इंटरेस्ट कितना हो गया, 10 रुपए हो गया। तो ये इंटरेस्ट कितना हो गया, अगर इधर देखूं तो इंटरेस्ट 10 रुपए हो गया। तो हर साल मुझे 10 रुपए ही मिलेगा। बेसिकली ये सिंपल इंटरेस्ट होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, बेसिकली आपका इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिल रहा है। इन कंपाउंड इंटरेस्ट द इंटरेस्ट विल बी एडेड टू द इनिशियल प्रिंसिपल। ठीक है, सो अगर आपका 100 रुपए था इस साल, क्या कहते हैं हमारा प्रिंसिपल, ठीक है। सो बेसिकली एक एग्जांपल लेके अगर मैं समझाऊं कि डिफरेंस क्या होता है। सो प्रिंसिपल अगर मैंने 100 माना, लेट्स से इधर मैं पूरा एक्सप्लेन करता हूँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 माना, ठीक है, और टेन्योर मान लिया क्या कहते हैं 2 साल, ठीक है। सो बेसिकली सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है हमारा, कि हमारा प्रिंसिपल पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, P इंटू में R इंटू में T, P इंटू में R इंटू में T बाय 100, ठीक है। तो वो कितना आ गया हमारा, जब निकालेंगे 100 इंटू में 10 इंटरेस्ट है और 2 साल के लिए, ठीक है। सो बेसिकली ये कितना हो जाएगा हमारा 20 रुपए, ठीक है। सो इसमें क्या हो गया हमारा, बेसिकली सिंपल इंटरेस्ट के अंदर कि हमें 10 रुपए एक पहले साल मिला, अगले साल भी 10 रुपए मिला। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता कि हमारे जो 10 रुपए हमें मिला, ठीक है, जो इंटरेस्ट मिला पहले साल, अब नेक्स्ट ईयर के लिए जो प्रिंसिपल हो जाएगा वो 110 हो जाएगा, ठीक है। सो इसका मैं अभी और एक्सप्लेन करता हूँ इसे, बट उससे पहले अब हम फॉर्मूले देख लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है हमारा सिंपल इंटरेस्ट का, P इंटू में R इंटू में T बाय 100। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू में 1 प्लस R बाय 100 की पावर n। अब इधर P क्या है, प्रिंसिपल, R क्या है हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट, n क्या है नंबर ऑफ ईयर, ठीक है। सो और डिफरेंस क्या, पहला डिफरेंस तो डेफिनेशन था, दूसरा डिफरेंस क्या है सिंपल इंटरेस्ट में, इंटरेस्ट इज नॉट एडेड टू द प्रिंसिपल, इंटरेस्ट इज एडेड टू द प्रिंसिपल आफ्टर एवरी कंपाउंडिंग पीरियड। जो इंटरेस्ट है इसमें फिक्स रहता है, इसमें आपका इंटरेस्ट जो बढ़ता रहता है, हर साल बढ़ता रहता है, क्योंकि हर साल प्रिंसिपल चेंज हो रहा है। अमाउंट फॉलो सिंपल इंटरेस्ट, इधर अमाउंट फॉलोज है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है, आपका जीपी होता है कंपाउंड इंटरेस्ट में। इंटरेस्ट फॉर नेक्स्ट ईयर इज कैलकुलेटेड ओवर द ओरिजिनल प्रिंसिपल, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। इंटरेस्ट फॉर द नेक्स्ट ईयर इज कैलकुलेटेड ओवर द लास्ट ईयर अमाउंट, जो हमारा लास्ट ईयर था। हमारा जो बैंक है वो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट देता है, ठीक है। बेसिकली क्वेश्चंस देखते हैं कि क्वेश्चंस होंगे कैसे इसके, ठीक है। जैसे कि अश्मिता इन्वेस्ट एन अमाउंट ऑफ रुपीज 39535 एट द रेट ऑफ 4%, सो आफ्टर हाउ मेनी इयर्स डिड द इन्वेस्टेड अमाउंट डबल, कितने साल बाद उसका डबल हो जाएगा। सो गाइज उसको टोटल डबल होने के लिए हमारा मतलब क्या है कि लेट्स से अगर हमारा प्रिंसिपल 100 था, हमें अमाउंट कितना चाहिए, डबल चाहिए, तो 200 रुपए चाहिए। सो बेसिकली इंटरेस्ट क्या होता है हमारा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। सो बेसिकली कितना चाहिए हमें, इंटरेस्ट 100 रुपए चाहिए एक तरीके से, ठीक है। तो ये कितना हो गया, इसको अगर हम सॉल्व करूंगा तो 100 रुपए मुझे इंटरेस्ट चाहिए, ठीक है। ये पूरा एक लंबा तरीका बता रहा हूँ। प्रिंसिपल लेट से 100 था, अमाउंट अब 200 चाहिए क्योंकि डबल चाहिए, ठीक है। इधर आपने सर अमाउंट तो पहले से ही दे रखा है, आपने 100 को लेट करा टू मेक थिंग्स इजी। इधर एक बार तुम्हें पैटर्न दिखाऊंगा, फिर वो सेम पैटर्न उधर भी लग जाएगा, ठीक है। प्रिंसिपल 100, अमाउंट हो गया 200, तो इंटरेस्ट क्या है हमारा 100 रुपए इंटरेस्ट हो गया, ठीक है। सो बेसिकली 100 रुपए हमें इंटरेस्ट चाहिए एक तरीके से, जो वो चाह रहा है, ठीक है। अब 100 रुपए इंटरेस्ट चाहिए, हर साल मिल कितना रहा है, 4% है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 4% है, तो बेसिकली हमें मिल कितना रहा है, हम इंटरेस्ट मिल कितना रहा है हर साल, तो ये हो गया 4/100 ऑफ 100। सो बेसिकली 4 रुपए मुझे हर साल मिल रहे हैं। 100 रुपए अगर मेरा प्रिंसिपल होता और 4% इंटरेस्ट होता तो मुझे 4 रुपए मिलते, मुझे चाहिए कितने हैं 100, ठीक है। तो नंबर ऑफ ईयर कितने लगेंगे, हर साल अगर मुझे 4 मिल रहा है तो 25 साल, ठीक है, 25 साल। एक तो तरीका ये हो गया। सर और कोई तरीका क्या हो सकता है इस क्वेश्चन को करने का। सो बेसिकली प्रिंसिपल तुम्हारा P था, अमाउंट तुम्हारा है क्या कहते हैं 2P, डबल हो गया ना, ठीक है। तो तुम्हें बेसिकली हर साल डबल का मतलब क्या होता है आपका 100% रिटर्न, 100% रिटर्न चाहिए। हर साल कितना मिल रहा है 4%, तो कितने साल लगेंगे मुझे 25 ईयर, ठीक है। अमाउंट P था, प्रिंसिपल P था, अमाउंट कितना 2P, तो 100% रिटर्न आया हमारा, तो 100% एक साल में कितना मिल रहा है 4%, तो टोटल साल कितने लगेंगे 25। सर अगर क्या कहते हैं, तो अब यहाँ पर इस अमाउंट से फर्क ही नहीं पड़ा क्योंकि उन्होंने वो पूछा था कितने साल में डबल होगा,
तो हर साल 4 मिल रहा है, टोटल कितने करना है 100% तो 25 साल। ठीक है गाइस, अगर ये कंपाउंड हमारा अगर सीआई का ऐसा एक क्वेश्चन आता है कि लेट्स से आपका अमाउंट 100 से 200 हो गया, एक अमाउंट एग्जांपल ले रहा हूं मैं अलग से, ठीक है, अगर अमाउंट 100 से 200 हुआ 4 साल में 4 इयर्स में, ठीक है, तो अब पहले साल मतलब 4 साल में डबल हुआ है ना, सो पीछे एक ये पॉइंट पढ़ो, हमने पढ़ा है अमाउंट फॉलो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। सो आपका अगले 4 साल में पता कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। सो बेसिकली ये हमारा सीआई है। थोड़ा ना मैं हर क्वेश्चन में आपको सीआई एसआई और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करता रहूंगा। तो आपका 100 रुपए 200 हो गया 4 साल में, तो अगले 4 साल में क्या हो जाएगा, 4 इयर्स में ये अमाउंट भी डबल हो जाएगा। तो जीपी चल रही है, हर 4 साल में डबल हो रहा है। बट अगर ये सिंपल इंटरेस्ट होता तो ये 100 से 200 होता, अगर लेट से 4 साल में, ये एक अलग से एग्जांपल लिया है, तो अगले 4 साल में क्या होता, 200 से 300 ही होता, क्योंकि बेसिकली ये 100 बढ़ा ना 4 साल में, तो हर 4 साल में ये 100 बढ़ रहा है, वो हर 4 साल में डबल हो रहा है। यहाँ पर फिक्स्ड है, 4 साल में 100 बढ़ा तो अगले 4 साल में भी 100 ही बढ़ेगा, वहां 4 साल में डबल हो गया तो अगले 4 साल में भी डबल हो गया। सो ये बेसिकली एक डिफरेंट एग्जांपल था इस क्वेश्चन से, कि ताकि आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर हो। ठीक है, ये क्वेश्चन से आपका पूरा सीआई और एसआई जो डिफरेंस है ना, वो आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। ये ऐसे एक क्वेश्चन जो होता है, ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन सीआई एंड एसआई ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 2 साल एट 15% इज 45 रुपए। ठीक है, तो सम बताओ कितना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ लाइन खींची एसआई और यहाँ लिखा सीआई। सो एक कोई हमारा प्रिंसिपल है, लेट से पी है, ठीक है, 15% पर एनम मिल रहा है। तो ठीक है, पहले साल मुझे कितना मिला यहाँ पर 15/100 पी, कितना मिला 15/100 पी। ठीक है, तो ये कैसे निकाला आपने 15/100 पी, बेसिकली सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है आपका, पी इंटू में आर इंटू में टी बाय 100। तो पी हमें पता नहीं, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 15 टाइम कितना है 1, तो डिवाइडेड बाय 100, तो ये सॉल्व करा तो कितना आ गया पी बाय 15/100 पी। ठीक है गाइस, रिमेंबर वन थिंग, पहले साल सीआई और एसआई हमेशा सेम रहता है, पहले साल सीआई और एसआई हमेशा सेम रहता है। अगर कंपाउंडेड एनुअली है तो पहले साल दोनों जगह ये हो गया, अगले साल क्या होगा एसआई में, फिर इस पी पे हमें 15/100 ही मिलेगा। इसको मैं बोलता हूँ डब्बे पे डब्बा मेथड। ठीक है, कि हमने एक ये बनाया उसके बाद नेक्स्ट ये बनाया, तो 15/100 पी और अगला भी कितना हो गया 15/100 पी। इधर कितना हो गया, इस पी पे तो 15/100 मिलेगा, ठीक है, बट ये जो इंटरेस्ट है इसके ऊपर भी इंटरेस्ट मिलेगा, कितना मिलेगा 15%। तो ये बेसिकली कितना हो गया 225/10,000 पी। ये कैसे आया सर, अब बेसिकली इंटरेस्ट कितना था हमारा 15/100 पी, इस पे मुझे 15% और मिलेगा। ठीक है, इस इंटरेस्ट पे 15%, तो वो कितना आ गया, जब इसे सॉल्व करा तो 225/10,000। ठीक है, अब दोनों का डिफरेंस 45 है, तो ये कट गया ये कट गया, बेसिकली बचा क्या है, ये बचा है। सो 225 p by 100 और 10,000 सॉरी इक्वल टू 45 रुपीज, दोनों का डिफरेंस, दिस इज सी आई माइनस एस आई, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करा 45 5 जा, ठीक है, 5 को इससे काटा 2000, सो पी क्या आ गया आपका 2000। ठीक है, पी क्या आ गया आपका 2000। सो बेसिकली करा क्या मैंने, प्रिंसिपल दोनों जगह पी लेट कर लिया, 15% मिला, इधर फिर से 15%। से कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, पी पे 15%, अगले साल क्या होगा, इस पे तो 15% मिलेगा ही मिलेगा, इस इंटरेस्ट पे भी मिलेगा। ठीक है, सो आपका ये और दोनों का डिफरेंस क्या हो गया, ये तो कट गया सेम था, तो बचा गया 225/10,000 पी, उसको सॉल्व करा तो पी कितना आ गया 2000। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इट्स अ लेवल 3 क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन है CISI का। Mahesh invests a certain sum of money in a scheme with a return of 22%. After 1 year, he withdraws the entire amount and invests in a new scheme with a return of 50%. ठीक है, for the next 2 years. तो what is the compound annual return of his initial investment over a 3 period? ठीक है, so basically first year में क्या हो रहा है हमारा, फर्स्ट ईयर में लेट्स से उसने इन्वेस्ट जो करा था वो करा था 100 रुपए। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर में क्या हुआ, 100 रुपए थे, इस पे मुझे 22% इंटरेस्ट मिला है। ठीक है, तो मेरा टोटल अमाउंट कितना हो गया 122 रुपए। एक साल के बाद मेरा कितना हो गया 122, 100 रुपए पे 22% मिला तो मैंने 120, सीधा इससे अमाउंट ही आ गया, वरना आप 22% निकाल के ऐड भी कर सकते थे 100 में, बट मैंने सीधा अमाउंट ही निकाल दिया 122/100 करके।
अगले 2 साल में क्या हुआ है, अब मेरा अमाउंट क्या है 122 है, तो सेकेंड ईयर में क्या होगा, ठीक है 122 बाय 150 बाय 100, ठीक है ये अमाउंट हो गया मेरा सेकेंड ईयर का। थर्ड ईयर में क्या होगा मेरा 122, अब सेकेंड ईयर का जो वो मेरा अमाउंट है, ठीक है ये सेकेंड ईयर का आ गया, इस पे 50%, ठीक है। सो मेरा टोटल अमाउंट कितना हो गया 3 साल के बाद, ये पहले 100 था उस पर 22% मिला 122 हो गया, फिर 122 पे 50% मिला तो 150 बाय 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। थर्ड ईयर में क्या हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट में मैंने बोला था जो पिछले साल का हमारा प्रिंसिपल होता है वो नेक्स्ट ईयर के लिए वो बन जाता है, जो पिछले साल का अमाउंट होता है वो करंट ईयर के लिए प्रिंसिपल बन जाता है, तो इस पे 150 बाय 100 हो गया। तो गाइस जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 274.5, यहाँ तक तो निकाल लिया। अब इसके बाद क्या करना है, सो बेसिकली हुआ क्या आपका 100 रुपए का जो आपका अमाउंट है वो 274.5 बन गया, बट ये पूछा कितना रिटर्न था कंपाउंडेड एनुअली ओवर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर, तो 100 का अमाउंट इतना बन गया। अब ये कैसे निकालेंगे कितना है, तो लेट्स से ठीक है 100 रुपए का जो अमाउंट है हर साल मुझे x इंटरेस्ट मिल रहा था, तो x बाय 100 इंटू में x बाय 100 इंटू में x बाय 100, ठीक है इक्वल टू 274.5। तो यहाँ जो x है ना देखना वो 100 प्लस समथिंग आएगा, तो ये कटा, तो बेसिकली x क्यूब इक्वल टू 274.5 इंटू में 100 इंटू में 100, तो ये हो गया 10,000। तो गाइज जब इसको सॉल्व करूंगा तो ये x आ जाएगा मेरा 140.01 ऐसे करके कुछ आता है, ठीक है 140.01 आएगा x। सो बेसिकली x क्या आ गया मेरा 140 आ गया, तो बेसिकली हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गया ओवर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स, x हमारा 140 आया था, तो मतलब हुआ क्या है 100 इंटू में 140 बाय 100 इंटू में 140 बाय 100 इंटू में 140 बाय 100, ये हमारा कितना बना अमाउंट 274.5 के आसपास, ठीक है अप्रोक्सीमेटली, ठीक है ये हमारा फाइनल है। तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, जब 140 कर रहा हूं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा मेरा 40%, ठीक है तो आंसर क्या हुआ 40। गाइस इतनी मेहनत करने की जरूरत थी इस क्वेश्चन के अंदर, बिल्कुल भी नहीं करने की जरूरत थी, क्योंकि अगर आप इसको, ये तो मैंने प्रॉपर मैथमेटिकल वे बता दिया कि कैसे करना है आपको। पहले साल 122 हुआ, दूसरे साल ये अमाउंट हुआ, तीसरे साल 274.5 हुआ, ठीक है फिर मैंने लेट कर लिया कि उसको x बाय 100 से मल्टीप्लाई कर दिया 3 साल के लिए, तो ये मेरा 140 आया, तो x कितना हो जाएगा 40%, 140 नहीं होगा आंसर, क्योंकि इधर देखो जब 22 था तो मैं 122 से मल्टीप्लाई कर रहा था, उधर 140 आया तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 40%। बट आपको ये सब करने की जरूरत ही नहीं थी यार, पहले साल 22 मिला, फिर दूसरे तीसरे साल 50 मिला, जो ओवरऑल आएगा वो इन दोनों के बीच का ही नंबर होगा। मैं पहले 22% दिए, फिर अगले 2 साल 50% दिए, तो इन्हीं के बीच का होगा जो एवरेज आएगा 3 साल का। कितने ऑप्शन 22 और 50 के बीच में है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, सिर्फ एक ही ऑप्शन है, आंसर खत्म, सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं थी। तो गाइज रिमेंबर वन थिंग, जब इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन थोड़ा हो तो आप मेक श्योर कि आप एग्जाम जो ऑप्शन है उनको चेक करो, ठीक है सर बीच में क्या होगा, अरे यार मैं पहले साल 22% दिया, अगर मैं तीनों साल 50-50-50 देता तो जाके 50 होता, यहाँ तो मैंने पहले साल 22 दिया, उसके बाद अगले 2 साल 50-50 दिया, तो ओवरऑल तो 50 से कम ही होगा। कितने ऑप्शन 50 से छोटे हैं, सिर्फ एक ही ऑप्शन, ठीक है। सो हमारा आंसर क्या है 40, और पूरा प्रॉपर मैथमेटिकल तरीके से करना तो ये रहा, ठीक है। टू फोर्थ क्वेश्चन, दी एसआई ऑन अ सम ऑफ मनी इज 4/9 ऑफ द प्रिंसिपल, हमें बताना है रेट परसेंट एंड फाइंड द रेट परसेंट एंड टाइम इफ बोथ आर न्यूमेरिकली इक्वल। तो इसका मतलब क्या है, न्यूमेरिकली इक्वल का मतलब कि r इक्वल टू t है, ठीक है। सो बेसिकली SI होता क्या है हमारा P इंटू में r इंटू में t बाय 100, ये नॉर्मल हमारा फॉर्मूला है, बट SI इस केस में क्या है 4/9p, 4/9p इक्वल टू p इंटू में r इक्वल टू t है, तो मैं दोनों जगह r ले लेता हूँ, इंटू में r बाय 100, p से p कटा, 100 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो 400/9 इक्वल टू r स्क्वायर, तो r क्या आ गया अंडर रूट दोनों जगह करा, तो ये क्या आ गया, अब बेसिकली r क्या है अंडर रूट 400/9, तो इसको जब सोल्व करें ये क्या आ गया 20/3, तो r क्या आ गया 20/3। फाइंड द रेट परसेंट, तो ये कितना है 20/3 विच इज नथिंग बट 6.67%
टाइम क्या होगा, टाइम भी सेम होगा, तो टाइम भी ये हो गया, यही हमारा आर है, यही हमारा टी है, ठीक है। तो 6.67%। ओके गाइस, लेट्स डू अनदर टॉपिक, टाइम स्पीड डिस्टेंस। या टाइम स्पीड डिस्टेंस इज वन ऑफ दोस टॉपिक जहां पर क्वेश्चन काफी डिफिकल्ट बन सकता है, ठीक है। ये अरिथमेटिक एक वो टॉपिक बोलूंगा जहां क्वेश्चन डिफिकल्ट बनाना चाहो तो आप बहुत ही डिफिकल्ट बना सकते हैं, ठीक है। बट यूजुअली जो पेपर में आता है वो लेवल 2 और लेवल 3 आता है, लेवल 1 नहीं आएगा, बट लेवल 2 लेवल 3 के बीच में आते हैं। लेवल 2 के ज्यादा क्वेश्चन आते हैं कि डुएबल होते हैं, ठीक है। सो बेसिक थोड़ा बहुत चीजें पता होनी है टीएसडी के अंदर। आई रियली लव दिस टॉपिक टीएसडी, ठीक है। अब टाइम स्पीड और डिस्टेंस होते क्या है, ठीक है। द स्पीड दैट एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इन एन इंटरवल ऑफ टाइम कैन बी कैलकुलेटेड डिवाइडिंग द डिस्टेंस बाय द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो बेसिकली ये बोल क्या रहा है, डिस्टेंस, तीन फॉर्मूले होते हैं आपके। एक होता है हमारा ये बेसिकली जो मैंने यहाँ 3 लिख रखे हैं, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू में टाइम, टाइम होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। तो हो क्या रहा है, लेट्स से अगर आप 40 की स्पीड से 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ये स्पीड थी, ठीक है, आप 5 घंटे तक चले हो, 5 आवर्स तक, तो टोटल कितना डिस्टेंस चले हो, 40 इंटू में 5। गाइज अगेन टीएसडी को 200 किलोमीटर, टीएसडी को रियल लाइफ से कंपेयर करा करो यार। मैं 40 की स्पीड से 5 घंटे तक जा रहा हूं तो कितना डिस्टेंस चलूंगा, 200 किलोमीटर, ठीक है। सो और देर आर सेवरल यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ स्पीड, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली 2 ही होती हैं। एक होती है आपकी मीटर पर सेकेंड, एक होती है आपकी किलोमीटर पर आवर, ठीक है। मीटर पर सेकेंड और एक होती है किलोमीटर पर आवर, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन। अ ट्रेन हैविंग अ लेंथ ऑफ 400 मीटर ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड क्रॉसेस अ प्लेटफॉर्म, क्रॉसेस अ प्लेटफॉर्म इन 1 मिनट, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन, ठीक है। सो बेसिकली इसको आपको ट्रेन के कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करता हूँ ट्रेन के थोड़े से, ठीक है। गाइज लेट्स से ये एक ट्रेन है, ठीक है, ये एक प्लेटफॉर्म है और ये मेरी एक ट्रेन है, ठीक है। सो बेसिकली जब भी ट्रेन हमारी एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है, देखो यहाँ से चलनी चालू हुई ट्रेन, यहाँ पर ये अभी एंटर हुई है, ठीक है। अब ये यहाँ से यहाँ तक पहुंची, ये अभी भी क्रॉस नहीं करा, बराबर हुआ। तो क्रॉस कब करेगी, जब ट्रेन ने पूरा यहाँ तक इसका जो एंड है वो प्लेटफॉर्म से बाहर हो जाए। सो बेसिकली हो क्या रहा है कि आपकी ट्रेन जब भी एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है तो बेसिकली वो कितना लेंथ चलती है, अपनी लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ, अपनी लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ। बट लेट्स से ये प्लेटफॉर्म ना होके मैन या फिर एक पोल था, तो तब कितना टाइम लगता है। लेट्स से ये है, यहाँ से एक ट्रेन आ रही है, सो ये यहाँ से करते हुए गई, इसने अब पार कर दिया। तो जब भी ट्रेन कभी एक इंसान या पोल को क्रॉस करती है तो वो सिर्फ अपनी लेंथ चलती है, बट कभी भी प्लेटफॉर्म या ब्रिज को क्रॉस करती है तो वो जब यहाँ से चालू होगी तो वो अपनी लेंथ भी करेगी और प्लेटफॉर्म की लेंथ भी करेगी। सो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ ट्रेन व्हेन इट पासिस थ्रू अ प्लेटफॉर्म, तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा, अपनी लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ, या अगर ब्रिज होता तो सेम केस होता, ब्रिज की लेंथ प्लस अपनी लेंथ। बट अगर ये पोल या इंसान होता तो सिर्फ वो अपनी लेंथ ही क्रॉस करती, इसको हम कुछ पोल की लेंथ को कुछ वो मानते नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर हुआ क्या है कि ट्रेन की लेंथ है 400 मीटर, डिस्टेंस क्या होगा, ट्रेन की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ, ठीक है। अब स्पीड क्या है उसकी, 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। टाइम क्या है, 60 सेकेंड, 1 मिनट क्या होता है 60 सेकेंड। सो बेसिकली डिस्टेंस चली कितनी है, वो 15 इंटू 60, 900 मीटर, ठीक है। 900 मीटर चली है, तो डिस्टेंस मेरा कितना चलिए टोटल 900, वो है क्या, ट्रेन की लेंथ 400 मीटर प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ, ठीक है। तो 900 मीटर इक्वल टू 400 प्लस पी, तो प्लेटफॉर्म की लेंथ हो कितनी गई मेरी, 500 मीटर। प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी होगी मेरी, 500 मीटर, ठीक है। गाइस कभी भी एक ट्रेन प्लेटफॉर्म क्रॉस करती है तो वो अपनी लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म, ब्रिज में भी, बट इंसान ये बोल होता है तो उसमें हम क्या लेते हैं, उनको निग्लिजिबल लेते हैं, ठीक है, और वो सिर्फ अपनी लेंथ ही क्रॉस करती है, ठीक है। लेट्स मूव टू सेकेंड क्वेश्चन। Anil completed a race exactly in the middle among all the racers. सुनील completed the race, ठीक है। अनिल जो है वो exactly middle में है, उससे ऊपर भी आधे हैं, उससे नीचे भी आधे हैं। सुनील completed the race at 8th position and he was slower than Anil. तो सुनील कहीं यहाँ नीचे है, पता नहीं और भी लोग हो सकते हैं बीच में, बट सुनील की रैंक यहाँ पर है और ये 8th पोजीशन पे है, ठीक है, 8th पे। सुहास फिनिश द रेस, ये है सुनील, ठीक है, सुनील का यहाँ पर है सुनील,
ठीक है। सुहास की 10th वो है 12th पोजीशन है, ठीक है, और यहाँ पर ये है सुहास, ठीक है। अब पूछा है बताओ कितने नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट थे रेस में। बोला है अनिल बिल्कुल बीच में है, आपका सुनील 8th पे है, सुहास 12 पे है, तो मिनिमम 12 लोग तो थे ही थे, 11 तो एलिमिनेट हो गया, 11 एलिमिनेट हो गया। इस केस के अंदर आपका अनिल की रैंक हो गई 7, ठीक है। इस केस में अनिल की रैंक हो गई 7, सुनील की रैंक हो गई 8 और इसकी रैंक हो गई 12। कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हमें बोला था कि सुनील जो है वो अनिल के बाद होगा। बढ़िया, 13 कुड बी एन आंसर। 15 देखते हैं, 15 में अनिल की रैंक हो गई, अगर 13 होता तो ये वाला केस होता, ठीक है। अब मैं अनिल, सुनील और सुहास, ठीक है, यहाँ पर हो। अगर ये 13 था, 15 होता तो अनिल की रैंक होती एग्जैक्टली मिडल क्या है 8, मतलब उससे 7 ऊपर है 7 नीचे। सुनील की रैंक क्या है 8, क्योंकि गिवन है, विच इज नॉट पॉसिबल, तो 15 नहीं हो सकता। लेट्स से अब मैं 17 लेके देखता, तो अनिल की रैंक हो जाती मेरी 9th, एग्जैक्टली मिडल है। सुनील की रैंक हो जाती मेरी 8, विच इज नॉट पॉसिबल क्योंकि लिखा हुआ ही वाज स्लोअर देन अनिल, तो ये भी नहीं हो सकता। तो आंसर क्या है मेरा 13 में सब कुछ बैठ रहा है। अनिल की रैंक 7 है, सुनील की 8th है और इसकी कितनी है सुहास की 12, तो आंसर क्या है मेरा 13। ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ठीक है। शिखा takes an auto rickshaw to go for her office which is at a distance of more than 1 kilometer। जो ऑटो रिक्शा है उसका तो हमारा अगेन रियल लाइफ की तरह 11 रुपए पहले किलोमीटर का और उसके बाद हर 100 मीटर का 65 पैसा है। What can be the minimum distance traveled by Shikha if the charges she pays for the entire is a prime number? राइट, देखो दी इजीएस्ट वे वो होता कि आप ऑप्शन से निकाल लेते, ठीक है, बट यहाँ कैन नॉट बी डिटरमाइंड है तो हम प्रॉपर मैथमेटिकल तरीके से करते हैं, ठीक है। पहले किलोमीटर का है 11 रुपए, उसके बाद हर, ये फर्स्ट का है, ठीक है, उसके बाद हर किलोमीटर का कितना है, हर 65 पैसा, 60.65 है 100 मीटर का, 0.65 100 मीटर, तो 1000 मीटर का कितना हो जाएगा 6.5 रुपए। 1000 मीटर का कितना हो जाएगा 6.5 रुपए, ठीक है, 6.5 रुपए बेसिकली 1 किलोमीटर का हो जाएगा। सो अब हो क्या रहा है, अगर आप इधर देखेंगे, सो 1 किलोमीटर के हैं 11 रुपए, ठीक है, 2 किलोमीटर के कितने हो गए 11 प्लस 6.5 रुपए, क्योंकि हर नेक्स्ट किलोमीटर के कितने हैं 65 पैसा 100 मीटर का था, तो 6.5 रुपए, तो ये कितना आया 17.5। दिस इज नॉट अ प्राइम नंबर, ये तो अभी पॉइंट में ही है। 3 किलोमीटर के कितने हो गए 11 रुपए प्लस 6.5 प्लस 6.5, तो ये कितना हो गया 13 प्लस 11 24, ठीक है, अगेन प्राइम नंबर नहीं है। 4 किलोमीटर के कितने हो गए 11 प्लस 6.5 इंटू में 3, तो ये हो गया 19.5 और 11 30.5, ठीक है, ये कितना हो गया 30.5, ये अगेन प्राइम नंबर नहीं है। 5 किलोमीटर के कितने हो जाते 11 प्लस 6.5 इंटू में 4, तो 11 प्लस 26, दिस इज 37, दिस इज अ प्राइम नंबर। सो पूछा है व्हाट कुड बी द मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय शिखा इफ द चार्जेस शी पेज आर द एंटायर नंबर, तो कितने मिनिमम किलोमीटर है 5 किलोमीटर, कितना है मिनिमम 5 किलोमीटर। A man, अब ये देखो अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का क्वेश्चन, a man rows a boat at a certain distance upstream and then returns to the same place, मतलब वो जितना डिस्टेंस वो ऊपर गया उतना ही डिस्टेंस नीचे भी आया। If the time taken by him going upstream is twice the time taken by going downstream, so find the ratio of the speed of the boat in still water and the speed of the stream। तो speed of boat, ठीक है, speed of boat कितनी है हमारी x ले लेते हैं, x किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ स्ट्रीम y किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ये कितनी होगी y किलोमीटर पर आवर। सो बेसिकली आपकी डाउनस्ट्रीम में क्या होता है, ठीक है, डाउनस्ट्रीम में क्या होता है स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम ऐड हो जाती है, तो x प्लस y, एंड अपस्ट्रीम में क्या होगा हमारा x माइनस y, ठीक है। सो अब उनके टाइम का रेशो हमें गिवन है x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई, हमें गिवन है कि अगर यहाँ पर 1 टाइम लगता है तो उसको ये टाइम का रेशो है, अगर क्योंकि जितना टाइम उसको लगता है इन गोइंग अपस्ट्रीम इज ट्वाइस द टाइम टेकिंग
जो डाउनस्ट्रीम में अगर उसको डाउनस्ट्रीम में 1 लगता है तो अपस्ट्रीम में कितना लगता है, 2 लगता है, तो ये टाइम का है। तो स्पीड का रेशो क्या हो जाएगा इनकी, हमेशा याद रखना जो टाइम का रेशो होता है उसका रेसिप्रोकल होता है, तो वो क्या हो जाएगा 2:1। ठीक है, 2:1। सो बेसिकली ये इक्वेशन ऐसे बन जाएगी x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, और इनकी स्पीड को रेशो को कंपेयर कर रहा हूँ, 2:1 क्रॉस मल्टीप्लाई करा x प्लस वाई इक्वल टू 2x माइनस 2y। ठीक है, y इधर, ये y इधर आके ऐड हो गया तो 3y इक्वल टू x। सो बेसिकली x क्या आ गया आपका, जब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो x आ गया हमारा 1/3y। x क्या आ गया हमारा 1/3y। ठीक है, x आ गया हमारा 1/3y। ठीक है, x क्या आ गया, नहीं x तो हमें ये 3y गिवन है, सॉरी, x आ गया यहाँ पर हमारा y आ गया, सॉरी y जो है वो कितना आ गया हमारा 1/3x। y कितना आ गया 1/3x, क्योंकि ये हो गया तो रेशो कितना आ गया इनका, बेसिकली हमारा x रेशो y कितना हो गया हमारा 3:1। 3:1 ऑप्शन है, बिल्कुल है। ठीक है, मतलब x 3y के बराबर है तो x क्या हो जाएगा 3, y क्या हो जाएगा 1, तो रेशो क्या आ गया 3:1, वही पूछा था हमसे। ठीक है गाइज, हमारा लास्ट टॉपिक अरिथमेटिक का है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, a ratio of a and b for two quantities can be represented as a ratio a divided by a plus b। बेसिकली 2:3 क्या होता है, मतलब कि ये लेट से a और b का रेशो है 2:3, तो a क्या है 2/5 ऑफ टोटल एंड b क्या है 3/5 ऑफ टोटल। ठीक है, ये 2:3 रेशो का मतलब क्या होता है, a डिवाइडेड बाई a प्लस b, विच इज 5, b क्या होगा b डिवाइडेड बाई a प्लस b, सॉरी a प्लस बी प्लस सी का क्या हो जाएगा, सेम आप देखेंगे तो अगर ये लेट से a रेशो b रेशो c है तो 2:3 रेशो 5 है, सो बेसिकली a क्या हो जाएगा 2/2 प्लस 3 प्लस 5, तो दिस इज 2/10, दिस इज 1/5। ठीक है, अब ये हो गया बेसिकली हमारा ये। अब एक चीज है हमारा डबलिंग द रेशो। ठीक है, यहाँ आप देखेंगे डबलिंग का रेशो मीन्स मल्टीप्लाइंग द लेफ्ट हैंड। लेट से अगर ये 1:2 है और मुझे इसको डबल करना, तो लेफ्ट क्या होगा मेरा 1 होगा, तो इसका डबल क्या हो जाएगा, बेसिकली लेफ्ट हैंड साइड को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा 2/2। डबलिंग अ रेशो मींस मल्टीप्लाइंग द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द रेशो बाय 2 एंड हाफिंग अ रेशो मींस मल्टीप्लाइंग द राइट हैंड साइड। अगर मुझे इसका हाफ करना होता, ठीक है, इसका अगर ये तो डबल हो गया, ठीक है, अगर मुझे इसका हाफ करना होता तो बेसिकली क्या होता, मैं राइट हैंड साइड को 2 से मल्टीप्लाई कर देता, 1:4 आ जाता। ठीक है, सो ये ऐसे डबल और हाफ कर सकते हैं। ठीक है गाइज, रेशियो प्रोपोर्शन के अंदर और ज्यादा आपका क्या कहते हैं थ्योरी नहीं होता है, एक हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा, वो मैं एक क्वेश्चन नहीं कराऊंगा। ठीक है, इफ 30 ox can plow a field 1/7 of the field in 4 hours। ठीक है, तो 1/7 of the field, 1/7 of लेट्स से टोटल x था। ठीक है, टोटल जो था हमारा वो x था। ठीक है, टोटल तो 1/7 ऑफ x को लगते हैं उसको 4 घंटे, 30 को अभी पहले याद रखेंगे, तो टोटल कितने लगेंगे 7 इंटू में 4 28 आवर्स। टोटल कितने लगेंगे 28 आवर्स। 30 ऑक्स को लगते हैं, ठीक है, 30 ऑक्स को लगते हैं 28 आवर्स। ठीक है, 30 ऑक्स को 28 आवर्स लगते हैं पूरा काम करने में, बट हमें काम बचा कितना है, इन हाउ मेनी आवर्स विल 18 ऑक्स टेक टू डू द रिमेनिंग वर्क। ठीक है, 30 को लगते हैं 28 पूरे में, ठीक है, फुल, तो हमें करना कितना है 6/7, करना कितना है 6/7, तो 28 इंटू में 6/7। ठीक है, तो ये 30 ऑक्स का वो आ गया कि कितना लगेगा उन्हें 28 इंटू में 6/7, तो इसको काटा, ये कितना हो गया 24 आवर्स। कितना लगेगा उन्हें 24 आवर्स। ठीक है, 6/7 काम करने में। सो अब बेसिकली हो क्या रहा है, 30 ऑक्स को लगते हैं 24 आवर्स काम करने में। ठीक है, तो 18 को कितना लगेगा 24 इंटू में 30/18। ठीक है, तो इसको काटा 5/3, 3 से इसको काटा 8, तो कितना लगेगा 40 आवर्स रिमेनिंग काम करने में। ठीक है, कितना टाइम लगेगा 40 आवर्स। सो बेसिकली मैंने किया क्या है, 30 ऑक्स को, ठीक है, 1/7 काम करने में लगते हैं 4 घंटा। ठीक है, 4 घंटा, तो पूरा काम कितने देर में होगा, 4 इंटू में 7 28, ये हो गया फुल।
6/7 कितने में होगा? 28 का 6/7 करा 24 घंटे में। तो 30 को जब 24 घंटे लग रहे हैं तो 18 को कितने लगेंगे? 40 घंटा। ये है गाइस, इससे आपका इनवर्सली और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल काफी क्लियर हो जाएगा। x वेरीज इनवर्सली विद y एंड y वेरीज इनवर्सली विद z। तो बेसिकली x क्या है? एक मैंने कांस्टेंट लिया k1। सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो इसका मतलब क्या होता है? अगर आपका y बढ़ेगा तो x कम होगा, x बढ़ेगा तो y कम होगा, ठीक है। सो x वेरीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल को कैसे लिखते हैं? एक कांस्टेंट ले लो आप k1 बाय y। अब इधर दो कांस्टेंट लेने इसलिए मैंने k1 ले, वरना आप k भी ले सकते थे। एंड y वेरीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल एज k2 बाय z, ठीक है। व्हेन x इज 30, जब x आपका 30 है, ठीक है, सो k1 और y कितना है? 50। सो k1 की वैल्यू कितनी आ गई है मेरी? कांस्टेंट हमेशा सेम रहेगा, तो k1 450 आया, ठीक है। जब y मेरा 15 है, ठीक है, तो ये वाला कांस्टेंट कितना आया? 10। तो k2 कितना आया मेरा? 150, ठीक है। k2 कितना है? k1 आया 450, k2 आया 150। अब पूछा क्या है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ z व्हेन x इज 22.5, ठीक है। z की वैल्यू बताओ जब आपका x इतना है, ठीक है, और मुझे y भी इतना है। तो z के लिए तो मुझे सिर्फ y चाहिए, सो y इक्वल टू k2 बाय z, ठीक है, ये हमें पता है, ठीक है। अब हमें पता है y हमें गिवन है 20, k2 कितना है मेरा? 150, तो z आ जाएगा यहाँ से। तो z कितना आ गया? बेसिकली z आ गया आपका 7.5, उसकी जरूरत ही नहीं थी। तो z क्या आ गया मेरा? सेकंड ऑप्शन 7.5, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। Two teams went to a restaurant and ordered some food. The first team consists of 80 men and the second team consists of 40 zombies, ठीक है। Further, it is known that one zombie eats thrice as much as one man, ठीक है। So basically 40 zombies, ठीक है। हमें पता है एक zombie जो है वो 3 men के बराबर है, तो 40 zombies कितने के बराबर हो गए मेरे? 120 men के। कितने बराबर हो गए? 120 men के। सो बेसिकली टोटल मैन कितने हो गए हैं? अब 80 मैन और 40 zombies, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 80 मैन प्लस 40 zombies को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 80 मैन प्लस 120 मैन के मेरे जो है कितना बिल बना है? 2000 रुपये। कितना बिल बना है? 2000 रुपये। तो 200 मैन का बना है 2000 रुपये का बिल। तो एक मैन का कितना बना है आपका? 2000 बाय 200, तो कितना आ गया? 10, ठीक है। कितना आ गया ये हमारा? 10। पूछा क्या है? एक ज़ॉम्बी और एक बंदे का खर्चा बताओ। एक मैन का 10 है, ज़ॉम्बी 3 गुना है, तो उसका कितना हो जाएगा हमारा? 30। उसका कितना हो जाएगा हमारा? 30। हल्क एंड रॉक वर हायर्ड टू कंप्लीट एन असाइनमेंट, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का। हल्क एंड रॉक वर हायर्ड टू कंप्लीट एन असाइनमेंट इन 30 days for which they were given a total compensation 10,000, ठीक है। However on a daily basis हल्क 2 घंटे काम करता है, रॉक करता है 18 घंटे। तो डिफरेंस बताओ कितना अमाउंट उन्हें रिसीव हुआ है। सो गाइस, कभी भी अगर आपको ऐसे वो देखो, अब उनकी एफिशिएंसी नहीं दे रखी, तो जिस रेशो में उन्होंने काम करा है ना, आप उसी रेशो में पैसा बांटते हो। तो रिमेंबर वन थिंग कि अगर एफिशिएंसी नहीं दे रखी तो जिस रेशो में काम करा है उन्होंने, आप उसी रेशो में पैसा बांट दोगे। रॉक ने काम करा है 18 घंटे और हल्क ने काम करा है 2 घंटा, तो इनका रेशो क्या आ गया? 9:1, ठीक है। 9:1 रेशो आ गया। सो इसको टोटल मिला है 9x, उसको मिला है x अमाउंट, तो टोटल 10x इक्वल टू हमें गिवन है कितना है? 10,000। तो x कितना आ गया हमारा? यहाँ से हम करेंगे तो 1000। सो बेसिकली उसको कितना मिला है यहाँ पर? रॉक को मिला है 9000, ये 9, एक सेकंड, रॉक को मिला है 9000 और इसको मिला है 1000, ठीक है, 1000, ठीक है। तो अभी 9:1 का रेशो था, पूछा है बट डिफरेंस बताओ। पूछा क्या हमसे पूछा है डिफरेंस पूछा है, ठीक है। तो डिफरेंस क्या हो जाएगा? 9000 माइनस 1000 इक्वल टू 8000। आंसर क्या हुआ? 8000, ठीक है। गाइज, आई होप आज की क्लास के बाद, हमारा आज के सेशन के बाद आपका अरिथमेटिक में डाउट नहीं होंगे, क्योंकि मैंने सारे टॉपिक्स कर दिए हैं इसमें कवर। आपको अब कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। मैंने लेवल भी सारे मिक्स लिए हैं, सारे इजी नहीं लिए। देयर वर क्वेश्चन जो काफी अच्छे लेवल के थे, मैंने बेसिक भी समझा दिया, ठीक है। तो गाइज, बी कॉन्फिडेंट अबाउट अरिथमेटिक, ठीक है।
ओके, थैंक यू गाइस।